हेलो यारों, आशा करता हूं कि आप सब एकदम जबरदस्त हैं और आज हम लोग मिले फॉर अ ब्यूटीफुल सेशन फॉर आईबीसी अमेंडमेंट्स। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें यार। आईबीसी ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू सिलेबस में भी है, जबरदस्त। आईबीसी सीआरवीआई, जो सीआरआई सब्जेक्ट है उसके इंसॉल्वेंसी के अंदर भी 40 मार्क्स का है और आईबीसी का 100 मार्क्स का हमारा ओपन बुक सब्जेक्ट भी है। तो आईबीसी हमारे लिए सीएस प्रोफेशनल लेवल पे एक बहुत 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 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वेटेज। आज हम लोग इस सेशन में क्या करने वाले हैं, आज हम आईबीसी के बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से सारे के सारे अमेंडमेंट्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस ऑफ कर लेंगे। सीआरवीआई का एक सप्लीमेंट था, उससे मैंने सीआरवी की चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो सीआरवी हो चुका था। आई बाकी था जो हम आज करने वाले हैं। आई को डायरेक्टली सप्लीमेंट से किया तो एनालिसिस नहीं हो पाएगा और उसमें कुछ अननेसेसरी चीजें भी हैं और कुछ मेजर अमेंडमेंट्स नहीं भी ऐड किए, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग आईबीसी फ्रॉम आवर ओन नोट्स। और जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं कि पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स, उसको ऐसे समराइज करके रख देंगे ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप इस प्रकार से अमेंडमेंट्स को रिवाइज कर पाओ। अगर मैं दिखाऊं अमेंडमेंट्स कहां कहां पर हैं, अगर आप देखोगे तो ये हैं सारे अमेंडमेंट्स यारों। सीआईआरपी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स है खास, उसके बाद में लिक्विडेशन, जो हमारा सेक्शन नंबर 33 वाला लिक्विडेशन होता है, चैप्टर नंबर 3 वाला लिक्विडेशन होता है, उसके फिर कुछ वॉलंटरी लिक्विडेशन है और फिर एंड में कुछ केस क्लॉज है और एक छोटा सा आईपी को लेकर अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट भी नहीं है, कुछ नया एडिशन है। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार होने वाला है सेशन, एंड आई होप ऑलरेडी यू फॉल इन लव विद आईबीसी और उसी को और बेहतरीन तरीके से यहां पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए यारों, तो इसी जोश के साथ में लेट्स स्टार्ट आईबीसी के अमेंडमेंट्स। पहला अमेंडमेंट होगा एकदम मजेदार तरीके, हम अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, समरी बनाएंगे, याद कर लेंगे और खत्म कर देंगे अमेंडमेंट्स को। चलिए, पहला अमेंडमेंट है रेगुलेटरी फी का। आपको मेरी एक तो ब्लैंक फाइल भी मिल जाएगी, तो जिस व्यक्ति का समय है वो प्रॉपर ब्लैंक फाइल लेके मेरे साथ में पेन डाउन कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है, और मेरी ये हैंड रिटन फाइल भी मिल जाएगी। तो किसी व्यक्ति को चाहिए कि सर आपके नोट्स के साथ वाली फाइल चाहिए, तो मैं भी जो ड्रॉ करूंगा इसके साथ वाली फाइल भी आपको अवेलेबल रह जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको सब कुछ वहां पे अवेलेबल रहेगा। हमने ऑलरेडी एक सीआईआरपी का लिक्विडेशन का अमेंडेड रिवीजन भी ले लिया है। ऑलरेडी आपके पास आईबीसी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन ऑलरेडी है। इन दो चैप्टर्स का सीआईआरपी और लिक्विडेशन का मैंने एक अमेंडेड रिवीजन भी लिया है, आप उसको भी देखो, मजा आ जाएगा, स्पेशली सीआईआरपी। चलिए आते हैं यहां पे, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए, तो अमेंडमेंट नंबर 1 रेगुलेटरी फीस। क्या बात है, आईबीबीआई कह रहा है यहां पे कि बाबू इतना पैसा कमा रहे हो, थोड़ा हमको भी देकर जाओ। आईबीबीआई एक कंसेप्ट लेकर आया रेगुलेटरी फीस का। आते हैं यहां पे हम लोग, क्या कहता है ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है, आईबीआई का कहना है दैट अ रेगुलेटरी फीस कैलकुलेटेड at the rate of 0.25% of the realizable value to the creditors under the resolution plan approved under 31 shall be payable to board where such realizable value is more than the liquidation value। ये कह रहा है रेगुलेटरी फीस, पूरी क्लास का फोकस यहां पे रेगुलेटरी फीस। दो प्रकार की रेगुलेटरी फीस लेकर आए हैं। सबसे पहली जो रेगुलेटरी फीस है वो कह रहे हैं 0.25% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू। तो आज अगर सीआईआरपी सक्सेसफुल हुआ, रेजोल्यूशन प्लान आया और रेजोल्यूशन प्लान में हमें 1000 करोड़ का रियलाइजेबल वैल्यू मिला है, तो इस 1000 करोड़ का 0.25 जाएगा आईबीबीआई को। तो आईबीबीआई का कहना है 0.25% ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे कारण ये पूरा सीआईआरपी हो रहा है। लेकिन इसमें उन्होंने एक अच्छी चीज रख दी है कि ये फीस आपको सिर्फ तब देनी है इफ द realizable value is more than liquidation value। अगर आपका लिक्विडेशन वैल्यू से ज्यादा रियलाइजेबल वैल्यू है तभी आपको 0.25% आईबीबीआई को देना है। बहुत इजी सी चीज है। आईबीबीआई एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर आया है कि 0.25% का रेगुलेटरी फीस हमको मिलना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि तभी मिलेगा वेयर सच रियलाइजेबल वैल्यू इज मोर देन द लिक्विडेशन वैल्यू। तो आईबीबीआई को भी कुछ पॉकेट चाहिए, सेबी कितनी फीस ले रहा है, ज्यादातर सभी की फीस भी नॉन रिफंडेबल फीस है। तो आईबीबीआई ने कहा अब समय आ चुका है कि हमें अब फीस देना चालू कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ अलॉटीज है, उनका सीआईआरपी चल रहा है, उन्होंने सीआईआरपी करवाया है, तो उस केस में फीस नहीं लगेगी। ठीक है, बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज दूसरा, दो रेगुलेटरी फीस है, एक रेगुलेटरी फीस हो गई, अब दूसरी रेगुलेटरी फीस आ रही है, एक और रेगुलेटरी फीस लगेगी। दिस विल बी 1% ऑफ cost
फॉर हायरिंग प्रोफेशनल्स। आपने सीआईआरपी के दौरान प्रोफेशनल्स को हायर किया होगा, बिल्कुल किया है। हायरिंग एनी प्रोफेशनल और सर्विसेज बाय आईआर प्रो और आर प्रो। आपने किसी भी प्रोफेशनल को हायर किया है फॉर असिस्टेंस इन सीआईआरपी, 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्रोफेशनल भी आईबीबीआई लेकर जाएगा। तो आपने अपने आईबीबीआई के दौरान वैल्यूअर्स को अपॉइंट किया है, आपने किसी भी प्रोफेशनल को हायर किया है, उनकी फीस कुल मिला के हो गई है 1 करोड़ रुपए। इस 1 करोड़ का 1% भी आईबीबीआई लेकर जाएगा। तो ये 2 रेगुलेटरी फीस आईबीबीआई ने इंट्रोड्यूस कर दी है। बहुत इजी अमेंडमेंट है, खत्म हो गया अमेंडमेंट। 2 रेगुलेटरी फीस इंट्रोड्यूस हुई है। वन इज 0.25% ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू एंड सेकंड इज 1% ऑफ द कॉस्ट बुक्ड फॉर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के लिए जो खर्चा किया है उसका 1%। सेकंड वाला जो रेगुलेटरी फीस है आपको पे ही करना है। यहां पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है इफ रियलाइजेबल वैल्यू इज मोर देन लिक्विडेशन वैल्यू, तो ये आपको हर सर्कमस्टेंसेस के अंदर पे करना है। पॉडकास्ट थोड़ी हो रहा है, एक और व्यक्ति थोड़ी ना आके बैठेगा। हटा देते हैं इस चेयर को, हम आते हैं। चलिए, तो पहला अमेंडमेंट खत्म हो गया। ऐसे ही कुछ अमेंडमेंट्स हैं। पहला अमेंडमेंट इतना सा है कि आईबीबीआई हैज कम अप विद अ न्यू कांसेप्ट ऑफ रेगुलेटरी फीस। 1% वो हमसे पहले ही ले लेंगे, 1% वो हमसे पहले ही ले लेंगे कि भैया रियलाइजेबल वैल्यू अगर लिक्विडेशन वैल्यू से ज्यादा है तो उसका 0.25% हमको दे दो, और दूसरा 1% वो कहते हैं कि जो भी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया है उनको जो फीस पे करो उसका 1% भी आईबीबीआई को दे दो, बिकॉज आईबीबीआई के कारण ही ये सब बोल रहा है। और गंदा है पर धंधा है ये। तो ये हो गया पहला अमेंडमेंट ऑफ रेगुलेटरी फी। क्या अमेंडमेंट है, जबरदस्त, मस्त एकदम। दूसरा अमेंडमेंट, अरे बस ऐसे ही पिद्दू पिद्दू से अमेंडमेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ पिद्दू पिद्दू से अमेंडमेंट्स हैं और कुछ 13-14 केस लॉज हैं व्हिच विल बी एबल टू कंप्लीट लाइक दिस। अमेंडमेंट नंबर 2, अप्रूवल ऑफ कमिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई एनालिसिस भी नहीं, इतना सा कहता है दैट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल प्लेस इन ईच मीटिंग ऑफ सीओसी। सीओसी की हर मीटिंग में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बताना है तब तक का ऑपरेशनल स्टेटस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, कि सीआईआरपी का स्टेटस क्या है, कॉर्पोरेट डेटर का ऑपरेशनल स्टेटस भी क्या है, और shall seek its approval for all costs which are part of insolvency resolution process cost। और जो भी आपका सीआईआरपी कॉस्ट लग रहा है उसका अप्रूवल सीओसी से ले लेना। तो ये कोई बहुत भारी अमेंडमेंट नहीं है, छोटी सी बात है कि एट एवरी मीटिंग ऑफ सीओसी एट एवरी मीटिंग ऑफ सीओसी आईपी हैज टू एंश्योर कि जो भी उनका सीआईआरपी कॉस्ट वगैरह अभी तक हुआ है वो सब सीआईआरपी कॉस्ट का अप्रूवल ले लें। एट एवरी मीटिंग ऑफ सीओसी तब तक का जो भी सीआईआरपी कॉस्ट हो रहा है उसका अप्रूवल ले लें और ऑपरेशन स्टेटस बता दें। बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी। अभी तक अगर मैं बात करूं, पहला अमेंडमेंट भी फुद्दू है, बेसिक अमेंडमेंट है। दूसरा अमेंडमेंट तो कोई अमेंडमेंट ही नहीं है, एकदम बेसिक चीज है। तीसरे पे आते हैं, मैं बताऊं आपको इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट कौन सा है मुझको। फोर्थ और फिफ्थ आर स्टार मार्क अमेंडमेंट्स। उसके पहले फुद्दू फुद्दू चल रहे हैं, एक और फुद्दू अमेंडमेंट आपके सामने पेश है। फीस टू बी पेड टू आईआर एंड आर, पर इसमें आपको मजा आएगा। अब एक रेगुलेशन आई है 34B जो कहती है कि कभी भी अगर इंसॉल्वेंसी सीआईआरपी चल रही है और हम एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस आरप्रो को कितनी फीस दी जाएगी। क्या कहता है ये कहता है that the fees of IRPro or RPro under regulation 33 and 34 shall be decided by applicant or committee in accordance with this regulation। कि जब भी कोई आरप्रो या आईआरप्रो की फीस डिसाइड हो रही है, आरप्रो या आईआरप्रो की फीस डिसाइड हो रही है, तो इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए डिसाइड हुई। किन प्रोविजंस को देखना, द फीस of IRPro or RPro appointed on or after 1st October 2022 shall not be less than the fees specified in clause 1 for the period specified in clause 2 of schedule 2 of IBBI insolvency resolution process corporate person regulation 2000। ठीक है, 2016। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्होंने क्लॉज बना दिया जिसमें मिनिमम फीस लिख दी है। तो कभी भी आरप्रो या आईआरप्रो को अगर आप हायर कर रहे हैं तो ये मिनिमम फीस तो पे करनी ही पड़ेगी, बात खत्म। कभी भी आप आरप्रो या आईआरप्रो को हायर कर रहे हैं तो ये मिनिमम फीस तो पे करनी ही पड़ेगी। मिनिमम फीस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। अरे अभी खत्म नहीं हुआ, रुकना भी। और अगर कभी भी कमिटी चाहता है तो वो हायर फीस डिसाइड कर सकता है, ये तो मिनिमम है। हायर फीस डिसाइड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन, मार्केट फैक्टर्स लाइक साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ सीडी। तो सबसे पहले अब क्या हो गया है, एक मिनिमम फीस का क्राइटेरिया आ चुका है। इसके आगे आपको सुन के और मजा आएगा, सोने पे सुहागा। The committee may decide in its discretion to pay performance-linked incentive. They can even give performance-linked incentive. अगर वो चाहते हैं तो IRPro, RPro को performance-linked incentive भी दे सकते हैं कि आप इतना realizable value लेकर आओ, आपको हम ये और reward करेंगे। तो if they want, they can give performance-linked incentive, but उस पर एक upper cap है। देखो बुरा तो नहीं लगेगा ना, पढ़ो ना upper cap क्या है एक बार, थोड़ा कम है, देखो ना, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको। This cannot exceed what amount? This cannot exceed 5 CR, not exceeding 5 crore rupees। तो अगर आप
किसी भी आईआर प्रो आर प्रो को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव देना चाहते हो तो 5 करोड़ से ज्यादा होना नहीं चाहिए। क्या आप बात कर रहे हैं? दिस इज अमेंडमेंट नंबर 3। सर ऐसे ही अमेंडमेंट आनी चाहिए, सबके लिए मिनिमम फीस सेट हो जानी चाहिए। तो इस अमेंडमेंट से हुआ क्या है, आर प्रो और आईआर प्रो की मिनिमम फीस सेट कर दी पहले तो, उसके बाद में भी कंपनी को लगता है कि हायर फीस देनी तो दे सकते हैं, उसके ऊपर कंपनी को लगता है अगर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव देना है तो भी दे सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ के। 5 करोड़ से ज्यादा मत दो यार, कहां रखेगा वो व्यक्ति, है ना? तो ये एक और आ चुका है अमेंडमेंट। पहले 3 अमेंडमेंट्स जो हमने अभी तक पढ़े, आई डोंट थिंक सो कि इस पे एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आना चाहिए, बट हमने फिर भी एक बार हमारी कन्वीनियंस के लिए पढ़ लिया। रेगुलेटरी फीस पे शायद फिर भी आ जाए कि रेगुलेटरी फीस आईबीबीआई ने चार्ज करना चालू किए। हर आईपी को हर मीटिंग ऑफ सीओसी के अंदर स्टेटस बताना है तब तक का सीडी का, और जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है उसका एक अप्रूवल ले लेना है। एंड थर्ड इज कि आईआर प्रो आर प्रो की फीस का एक मिनिमम लिमिट भी आ चुका है, और अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी चाहे तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी दे सकती है कि इतना इतना लाओगे इतना परसेंटेज आपका, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी दे सकती है। हाउएवर वो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम अमेंडमेंट नंबर 4 पे। अब एक चीज केयरफुली समझना, ये तो 3 जो अमेंडमेंट है ना, इनको कहने के लिए हम अमेंडमेंट कह देते हैं, बट ये समथिंग न्यू पढ़ा आपने, तो आपको अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में जाके चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सही बात है, क्योंकि तो नया पढ़ रहे हो। जहां जहां मैं चाहता हूं कि आपको एग्जिस्टिंग नोट्स में आके चेंजेस करने हैं, मैंने अमेंडमेंट के साथ में एक सी मार्क करके दिया, दिख रहा है ये ऊपर, अमेंडमेंट नंबर 4 में, अमेंडमेंट नंबर 5 में। तो जिन जिन अमेंडमेंट्स में सी है, जैसे कि अभी तक के 3 अमेंडमेंट्स में सी नहीं था, बिकॉज ये आपको अपने नोट्स में जाके कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ नया पढ़ा आपने, सिंपल। लेकिन जहां जहां सी है वहां पे आपको मैं पढ़ाऊंगा तो सी अमेंडमेंट, फिर आपको अपने रेगुलर नोट्स में जाके चेंज भी कर देना है वहां पे जो प्रोविजन है। ये ना हो कि आप रिविजन के टाइम पे पुराना प्रोविजन पढ़ लें। तो जहां जहां सी लिखा है वहां पे रेगुलर नोट्स में जाके चेंज करेंगे। अब आते हैं अमेंडमेंट नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, पूरी क्लास का फोकस बहुत अच्छे से। पहले बताता हूं कि पुराना प्रोविजन क्या था। अर्लियर क्या होता था, हम लोग, याद करो आपको याद आ जाएगा बहुत इजीली, हम लोग इनवाइट करते थे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सही है। अर्लियर क्या होता था कि ये है, मान लीजिए हमारा आर प्रो इनवाइट करता था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद में जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड होते थे वो देते थे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद आर प्रो बनाता था एक प्रोविजनल लिस्ट, याद आ रहा है क्या? आर प्रो एक प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बनाता था, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। फिर इन प्रोविजनल लिस्ट वाले लोगों को आर प्रो दे देता था इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, प्रोविजनल लिस्ट बनती थी, फिर आर प्रो इन प्रोविजनल लिस्ट वाले लोगों को दे देता था अपना इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। उसके बाद में आर प्रो इनवाइट करता था ऑब्जेक्शंस इफ एनी, और ऑब्जेक्शन आने के बाद फाइनली आर प्रो बनाता था एक फाइनल लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। ये सबको याद आया क्या? स्टेप 1 इनवाइट करते थे, स्टेप 2 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आते थे, उसके बाद में स्टेप 3 आर प्रो प्रोविजनल लिस्ट बनाता था, स्टेप 4 प्रोविजनल लिस्ट में जिस जिसका नाम आया उन सबको हम एक्सप्रेशन ऑफ, उन सबको हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड इनविटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान दे देते थे। फिर हम ऑब्जेक्शन भी इनवाइट करते थे स्टेप 5 में, कि कोई भी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन लेकर आ सकता है। उसके बाद में ऑब्जेक्शंस के बेस पे हम 10 दिन के अंदर हमारा फाइनल लिस्ट बनाते थे। आई होप यू गाइस रिमेंबर। ठीक है। अब अमेंडमेंट क्या आ चुका है, बहुत अच्छे से समझना। ये पुराना प्रोविजन हो गया, ये हो गया पुराना प्रोविजन। पुराने प्रोविजन में एक प्रॉब्लम थी कि हम प्रोविजनल लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम आया उन सबको ही दे देते थे। प्रोविजनल लिस्ट में जिन जिन व्यक्ति का नाम आया प्रोविजनल लिस्ट बनते ही उन सब लोगों को हम दे देते थे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड इनविटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। लेकिन बाद में फाइनल लिस्ट चेंज भी तो हो सकती थी, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था। अब उन्होंने अमेंड करके इस प्रोविजन को आसान कर दिया है। आई थिंक आप लोग गेस भी कर सकते हो कि अमेंडमेंट क्या रहा होगा। आफ्टर द अमेंडमेंट नाउ आर प्रो विल इनवाइट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे करते थे हमेशा बाहर से आएगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बेस पे आर प्रो बनाएगा एक प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। बस पहले की तरह अब इन लोगों को इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड इनविटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान नहीं दिया जाएगा। अब
पहले आरप्रो इनवाइट कर लेगा ऑब्जेक्शन, उसके बाद में आरप्रो बना देगा फाइनल लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, और फिर सिर्फ वो लोग जिनका नाम फाइनल लिस्ट में आया है सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। टाइमलाइन भी सब कुछ सेम है, टाइमलाइन एग्जैक्टली सेम रखी है। जिस दिन फाइनल लिस्ट आया उसके 5 दिन के अंदर, पहले था प्रोविजनल लिस्ट जिसमें नाम आता है, प्रोविजनल लिस्ट के 5 दिन के अंदर, अब उन्होंने कहा जैसे फाइनल लिस्ट बनी है, फाइनल लिस्ट बनने के विद इन 5 डेज अब डायरेक्टली फाइनल लिस्ट में जिन लोगों का नाम आया उन्हीं को दिया जाएगा रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो अब देखो क्या हो गया, स्टेप 1 पहले भी यही था, स्टेप 2 पहले भी यही था, स्टेप 3 में पहले भी प्रोविजनल लिस्ट बनती थी। पहले स्टेप 4 में प्रोविजनल लिस्ट वाले लोगों को दे देते थे हम हमारा इन्विटेशन कि भैया आप रेजोल्यूशन प्लान दे दो। अब उन्होंने कह दिया नहीं, पहले हम लेंगे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन के बेस पे स्टेप 5 में पहले हम बना लेंगे फाइनल लिस्ट, फिर जिन जिन लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में आया है सिर्फ उन्हीं लोगों को स्टेप 6 में दिया जाएगा ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दिस इज वन स्टार मार्क अमेंडमेंट। पहले क्या होता था, पहले आप प्रोविजनल लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम था उन सबको दे देते थे अपना इनविटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन प्लान ला दो, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ले लो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ले जाओ। अब ये हटा दिया है, आपका एक बार फाइनल लिस्ट बनने दो, फाइनल लिस्ट जिस दिन बनी उसके 5 दिन के अंदर हम लोग इनवाइट करेंगे, उन्हीं लोगों को देंगे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। मैं अगर सही तरीके से बताऊं तो ये अमेंडमेंट से प्रोविजन और आसान हो गया है पहले के मुकाबले। नाउ द प्रोविजन इज सिंपलर। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या जबरदस्त अमेंडमेंट है। अब इस अमेंडमेंट के लिए आपको नोट्स में चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो ये अमेंडमेंट के लिए नोट्स में चेंज करना है, एंड विद दिस अमेंडमेंट द प्रोविजन हैज बिकम सिंपलर एक्चुअली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कभी भी कोई अमेंडमेंट होगा ना तो मैं आपको पुराना प्रोविजन भी बताऊंगा और फिर अमेंडमेंट बताऊंगा ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। इसी के साथ एक और छोटा सा अमेंडमेंट है, ये भी स्टार मार्क अमेंडमेंट है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करके सीओसी को देना होता था। उसके लिए टाइमलाइन क्या था, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के सीओसी को देना है, उसके लिए पहले टाइमलाइन था विद इन 2 वीक्स फ्रॉम अपॉइंटमेंट, कि जिस दिन आरप्रो अपॉइंट हुआ है उसके 2 वीक के अंदर उससे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के सीओसी को देना है, या फिर 54th डे फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो ये था जिस दिन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सीओसी को देना होता था आरप्रो को, ये डेट था इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू सीओसी बाय आरप्रो, कि आरप्रो को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के सीओसी को देना है। ये था पुराना प्रोविजन। और अब अमेंडमेंट के बाद प्रोविजन क्या हो चुका है, तो आपने अभी नोट्स में क्या प्रोविजन पढ़ा है, आपने प्रोविजन पढ़ रखा है कि जब भी आरप्रो का अपॉइंटमेंट हुआ, आरप्रो को अपॉइंटमेंट से 2 वीक्स के अंदर या फिर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट, सीआरपी कमेंसमेंट से 54th डे के पहले, विचएवर इज अर्लियर, यहां तक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के सीओसी को देना है। एंड नाउ द प्रोविजन हैज चेंज्ड। अब ये कहते हैं कि भैया इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के सीओसी को कब तक देना है आरप्रो को, बाय आरप्रो। तो अब इनका कहना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑन और बिफोर 95th डे फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट। तो पहले के प्रोविजन को बहुत सिंपल कर दिया है। पहले था इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट से 54th डे पे देना होता था, और इतनी जल्दी कैसे बनेगा, और अपॉइंटमेंट से 2 वीक विचएवर इज अर्लियर। अब कह दिया मजे में रहो, ये सब हटाओ, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट से 95th डे तक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के आप दे सकते हो सीओसी को। तो आरप्रो को अब इस टाइमलाइन के हिसाब से इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के सीओसी को देना है। कितना आसान है। हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। आई थिंक हम लोग ब्लू में पुराना प्रोविजन लिखते थे कि अर्लियर पोजीशन क्या थी, और रेड में लिख देते हैं नाउ पोजीशन क्या है अमेंडमेंट के बाद। ऐसा
बहुत आसान। ये 2 हो गए इस बार के स्टारमार्क अमेंडमेंट। कितने 12-13 तो अमेंडमेंट्स हैं हमारे, और उसमें से आप देखोगे 5 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो अमेंडमेंट्स काफी आसान है, पर ये 2 हैं स्टारमार्क अमेंडमेंट। अभी तक जो बाकी अमेंडमेंट्स पढ़े हमने बहुत ईजी थे, ऐसे 1, 2, 3 में दम नहीं है। 4th and 5th अमेंडमेंट आर स्टार मार्क अमेंडमेंट्स, यू टू बी वेरी केयरफुल इन द एग्जामिनेशन। चलो, बहुत ही जबरदस्त। आपको लिए चलते हैं इसके बाद में। अमेंडमेंट नंबर 6 इज प्रैक्टिकली नॉट एन अमेंडमेंट। कोई लोड नहीं है, आप मजे में रहो। मैं बता देता हूं क्या है, प्रोविजन पढ़ा देता हूं बस सिंपल। सीआईआरपी के अंदर एक कंसेप्ट आता है स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग ऑफ असेट्स ऑफ सीडी। अभी क्या कहता है समझना अच्छे से। आरप्रो शैल प्रिपेयर अ स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग ऑफ असेट्स ऑफ सीडी। आरप्रो को एक स्ट्रेटजी बनानी है अनिवार्य रूप से फॉर मार्केटिंग ऑफ असेट्स इन कंसल्टेशन विद द कमिटी। कमिटी से कंसल्ट करते हुए एक स्ट्रेटजी बनानी है। कब ये कंपलसरी हो जाएगा? Where the total assets of the last available financial statement exceeds 100 crore। अगर आपके सीडी के टोटल असेट्स 100 करोड़ से ज्यादा हैं तो कंपल्सरीली एक स्ट्रेटजी आपको बनानी है। अब ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी, ये सीओसी डिसाइड करेगा, वो नहीं है। प्रोविजन क्या अच्छे समझना। प्रोविजन ये कहता है दैट आरप्रो शैल, रैदर मैं शुरू ऐसे करता हूं, where assets of CD exceeds 100 CR, where assets of CD exceeds 100 CR, आरप्रो शैल, कंपल्सरी आरप्रो के लिए, आरप्रो शैल प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी फॉर marketing of assets of CD in consultation with COC। COC के साथ कंसल्ट करते हुए स्ट्रेटजी बनाएंगे एंड दैट्स इट, खत्म हो गया प्रोविजन। जब भी सीडी के एसेट्स 100 करोड़ से ज्यादा है, आरप्रो पे कंपल्सरी एक रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको एक प्रोविजन बनाना है, एक प्लान बनाना है, स्ट्रेटजी बनाना है कि कैसे हम सीडी के एसेट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। देखो, जितनी मार्केटिंग होगी उतने ज्यादा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आएंगे, लिक्विडेशन में उतने ज्यादा बायर आएंगे। तो अगर आपको एक्चुअली अपनी कंपनी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी ताकि पीपल शुड बी रेडी टू बाय द कंपनी और द एसेट्स, तो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी। हाउएवर ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना है नहीं करना है ये सीओसी डिसाइड करेगा। स्ट्रेटजी का इंप्लीमेंटेशन कंपलसरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केटिंग करना कंपलसरी, ऐसा नहीं है। 100 करोड़ से ऊपर का अगर असेट है तो स्ट्रेटजी बना के सीओसी को देना जरूरी है। फिर सीओसी डिसाइड करेगा कि वो स्ट्रेटजी को उनको इंप्लीमेंट करना है या नहीं। अगर किसी भी कंपनी के असेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है तो उस कंपनी के आरप्रो पे, सीडी के आरप्रो पे कंपलसरी कि उसको एक स्ट्रेटजी बना के सीओसी को देनी है। फिर सीओसी डिसाइड करेगा कि उनको इंप्लीमेंट करनी है या नहीं। कोई खास नहीं है, इसको मजे से पढ़ो, ठीक है। ऐसे ही सप्लीमेंट में दे रखा था तो मैंने यहां पे ले लिया, बहुत ज्यादा आसान। अब अमेंडमेंट नंबर 7 अच्छे समझना, यहां तक कि अमेंडमेंट नंबर 6 तक सीआईआरपी के अमेंडमेंट्स थे, ये खत्म हो गए। अगर मैं एक बार आपको इंडेक्स पे लेके जाता हूं, ये इंडेक्स, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिए सीआईआरपी के अमेंडमेंट्स। अरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएंगे, आई एंश्योर दैट। हमने क्या कर लिया, हमने सीआईआरपी के ये अमेंडमेंट्स पढ़ लिए। अगला टारगेट हम पढ़ेंगे लिक्विडेशन के 4 अमेंडमेंट्स, लेकिन अभी हमने जो पढ़ लिए फटाफट से उसको देखते हैं एक बार। सीआईआरपी के 6 अमेंडमेंट्स पढ़ लिए। पहला, रेगुलेटरी फी। याद करो क्या पढ़ा है इसके अंदर। इसमें पढ़ा है कि अब आईबीबीआई चार्ज कर रहा है 2 प्रकार की रेगुलेटरी फी। एक रेगुलेटरी फी है 0.25% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू, और एक है 1% ऑफ फीस ऑफ प्रोफेशनल्स। सही है, ये हमने पढ़ा। 0.25% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू सिर्फ तब देना है इफ रियलाइजेबल वैल्यू इज मोर देन लिक्विडेशन वैल्यू। सेकंड हमने पढ़ा अप्रूवल ऑफ कमिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। आरप्रो को हर सीओसी की मीटिंग पे सीडी का ऑपरेशनल स्टेटस भी बताना है और साथ में तब तक के कॉस्ट का अप्रूवल भी ले लेना है। फीस टू बी पेड टू इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बहुत जबरदस्त, यहां पे क्या हो चुका है, यहां पे मिनिमम फीस इज नाउ प्रिस्क्राइब्ड। एक मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब हो चुकी है कि कम से कम इतनी फीस तो मिलेगी सही, और साथ ही साथ कह दिया अगर आप उससे ज्यादा देना चाहते हो दे सकते हो, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, बट नॉट एक्सीडिंग 5 CR। जबरदस्त। फिर हमने पढ़ा इश्यू ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। पहले ये दिया जाता था विद इन 5 days फ्रॉम प्रोविजनल लिस्ट, अब ये दिया जाता है विद इन
5 days फ्रॉम फाइनल लिस्ट। पहले प्रोविजनल लिस्ट पब्लिश होने के 5 दिन के अंदर सारे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जिनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में, उन सबको दे देते थे हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। अब अमेंडमेंट के बाद ये कह रहे हैं नहीं, फाइनल लिस्ट बनने दो। फाइनल लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम आया है, सिर्फ उन लोगों को फाइनल लिस्ट पब्लिश होने के 5 दिन के अंदर हम दे देंगे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। फिर आया इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू सीओसी। पहले ये दिया जाता था विद इन 2 weeks फ्रॉम अपॉइंटमेंट और 54th डे फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट। अब चेंज कर दिया, इसको कह दिया ये आपको देना है बाय 95th डे फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट से 95th डे तक भी आप चाहें तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के आप सीओसी को दे सकते हो। एंड लास्ट स्ट्रेटजी फॉर मार्केटिंग ऑफ असेट्स ऑफ सीडी। ये तो पता ही है, ठीक है। ये कहते हैं कि इफ असेट साइज इज मोर देन 100 CR, उस केस में स्ट्रैटेजी फॉर मार्केटिंग ऑफ असेट्स ऑफ सीडी बनाना जरूरी है। कमिटी के कंसल्टेशन बना और कमिटी को दे दो। कमिटी उसको इंप्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी, कमिटी का चॉइस है, वो देखेंगे कितना खर्चा है, उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा। और इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने सीआरपी के सारे अमेंडमेंट्स पढ़ के खत्म भी कर लिए, डन एंड डस्टेड। एग्जाम के एक दिन पहले आपको 5-10 मिनट के अंदर ये सारे सीआरपी के अमेंडमेंट्स आप ऐसे कर पाओगे। चलो अब आते हैं लिक्विडेशन के अमेंडमेंट पे। ठीक है, लिक्विडेशन के 4 अमेंडमेंट्स दिख रहे हैं, बस टारगेट अभी ये पढ़ लेंगे बड़े मजेदार तरीके से। लिक्विडेशन के 4 अमेंडमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं यारों। ये जो लिक्विडेशन के हैं, जब मैं लिक्विडेशन कह रहा हूं, इसका मतलब है चैप्टर 3 ऑफ बेयर एक्ट, मतलब सेक्शन 33 to 54 की बात हो रही है। सही है। लिक्विडेशन मतलब सीआरपी के बाद वाला लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन जो है वो बाद में पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 53 वाला या फिर चैप्टर 5 ऑफ बेयर एक्ट वाला, वो बाद में। ठीक है ना, उस पर भी नहीं। सेक्शन 59, सेक्शन 59 वाला है, चैप्टर 5 ऑफ बेयर एक्ट, ये बाद में। अभी हमारा चल रहा है लिक्विडेशन के ऊपर 4 अमेंडमेंट्स है, पढ़ेंगे अच्छे से, अच्छे अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट नंबर 7, पूरी क्लास का फोकस यहां पे। दिस इज अनदर स्टार मार्क अमेंडमेंट। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। अब ये समझना अच्छे से क्या कह रहे हैं यहां पे। ये भी एक नया रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 2B। इसको ये मत समझना कि ये किसी एग्जिस्टिंग रेगुलेशन को अमेंड कर रहा है, नहीं। जो एग्जिस्टिंग 32, 32A, 33 वो सब एज इट इज रहेंगे, उनको छेड़ना ही नहीं है। ये एक नया कंसेप्ट है। ये क्या कहता है, ये कहता है वेयर अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज अंडर 230 ड्यूरिंग लिक्विडेशन। कंपनी का सीआरपी फेल हो चुका है, कंपनी लिक्विडेशन में है, और इस दौरान कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट 230 एप्लीकेशन आ रही है। पहले तो हमें ये पता है कि क्या लिक्विडेशन के दौरान 230 एप्लीकेशन आ सकती है। द आंसर इज यस, लिक्विडेशन के दौरान 230 एप्लीकेशन आ सकती है। हमने एक चीज ऑलरेडी पढ़ ली है, अ पर्सन हु इज इनएलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान, जो 29A में इनएलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान ड्यूरिंग सीआरपी, वो व्यक्ति लिक्विडेशन में 230 का एप्लीकेशन भी नहीं दे सकता। ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो क्या तो क्या तो क्या तो क्या तो क्या एक मिनट यार, सॉरी सर। तो क्या एक व्यक्ति जो कि 29A में इनएलिजिबल है टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान, क्या वो लिक्विडेशन के दौरान एक 230 का एप्लीकेशन फाइल कर पाएगा? The answer to that is a clear no। कि जो 29A में इनएलिजिबल है वो सीआरपी के दौरान रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति कभी भी, वो व्यक्ति लिक्विडेशन के दौरान भी असेट्स को खरीद नहीं सकता है, वो व्यक्ति लिक्विडेशन के दौरान भी 230 का एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। ये हमें ऑलरेडी पता है। अदरवाइज कोई और व्यक्ति चाहे तो लिक्विडेशन के दौरान 230 का एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ये ऑलरेडी स्टैब्लिश चीज है। अब नया रेगुलेशन क्या है, ये कहता है कि अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट 230 का एप्लीकेशन फाइल करना है, इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 90 days फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन अंडर 33। जिस दिन 33 में लिक्विडेशन ऑर्डर आया, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट आई, उसके 90 डेज में ये पूरी चीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में प्रोवाइडेड फर्दर दैट the liquidator shall not file such a proposal after the expiry 30 days from the liquidation commencement date। और ऐसा कोई प्रपोजल लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट के 30 डेज के बाद नहीं आना चाहिए। सब लोग बहुत अच्छे से, पूरा ही नया प्रोविजन है, अच्छे से समझना। ये क्या कहता है, ये है आपका लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, कि इस दिन आपका लिक्विडेशन कमेंस हो चुका है। लिक्विडेशन कमेंस होने के 4 तरीके, किसी भी तरह से आपने 33 में लिक्विडेशन कमेंस कर दिया। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से कहते हैं विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, यहीं तक का समय है। दिस इज लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एनी 230 एप्लीकेशन।
एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट, कि अगर कंपनीज एक्ट की 230 में लिक्विडेशन के दौरान किसी को भी कंपनी अक्वायर करनी है तो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट के 30 डेज के अंदर उनकी एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। उसके बाद कोई भी नई 230 एप्लीकेशन हम लेंगे नहीं। तो अगर हमें 230 एप्लीकेशन लेनी है तो वो लिक्विडेशन कमेंसमेंट के 30 डेज के अंदर ही लेंगे, उसके बाद नहीं ले सकते। और ये जो पूरा एप्लीकेशन है ये सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 90 डेज। यहां तक दी एंटायर प्रोसेस शुड कंप्लीट। कि आपने जो 230 का एप्लीकेशन है वो फाइल हो गया, फिर एनसीएलटी का अप्रूवल लेके सब कुछ करना है ना, तो वो आपका 90 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट में, लिक्विडेशन के अंदर भी आप 230 एप्लीकेशन ले सकते हैं, बट अभी एक नया रेगुलेशन आके उन्होंने लिमिट लगा दी है कि 230 का एप्लीकेशन हम कब तक लेंगे, लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 30 डेज के अंदर ही लेंगे, और लिक्विडेशन कमेंसमेंट से 90 डेज के अंदर इसका पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर किसी कारण से नहीं हो पाता है तो यहां से फिर आप रेगुलर एसेट बाय एसेट बेचना शुरू कर दो, ऐसा। और ये भी कहते हैं कि आपका ये मेन अमेंडमेंट तो हो गया, पहले मेन अमेंडमेंट क्लियर कर लो कि आप कोशिश करते हो कि अगर आपको 230 का एप्लीकेशन लेके कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करके लिक्विडेशन के दौरान ये सब करना है तो आप कर सकते हो, बट एनी एप्लीकेशन 230 कैन ओनली बी रिसीव्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट एंड द एंटायर प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। इफ यू फेल टू डू इट विद इन 90 डेज देन यू विल ट्राई एंड सेल द असेट सेपरेटली। ये तो ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है कि 90 डेज तक अगर हमारी कंपनी को गोइंग कंसर्न नहीं बेच पाते तो हम असेट्स को सेपरेटली बेचना चालू कर देते हैं। अब उसके लिए बस ये 30 डेज की एक और लिमिट ला चुके हैं कि 30 डेज के अंदर ही 230 एप्लीकेशन आ सकती है और 90 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेन पॉइंट यही है, ठीक है यार। फिर एक लाइन और लिखते हैं, ये द टाइम टेकन ऑन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नॉट एक्सीड 90 डेज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन पीरियड। मतलब प्रैक्टिकली अगर आपने एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ट्राई किया था, वो नहीं हो पाया, फिर वहां से फ्रेश आपको लिक्विडेशन के लिए टाइम पीरियड दे दें कि आप आराम से पूरा लिक्विडेशन कंप्लीट कर लो। तो ऐसा, वैसे भी लिक्विडेशन का टाइम पीरियड स्ट्रिक्ट तो है ही नहीं, तो इसका कोई चिंता की बात नहीं है। मेन ये अनदर स्टार मार्क अमेंडमेंट क्या कहता है, लिक्विडेशन के चैप्टर का एक नया रेगुलेशन ऐड हुआ है। इसको आपको रेगुलर नोट्स में आगे कुछ चेंज नहीं करना, जो रेगुलर नोट्स में आपने पढ़ा है वो एज इट इज रखो, 32, 32A, 33 सब एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ नहीं छेड़ना है। ये नया रेगुलेशन आया 2B जो कहता है कि लिक्विडेशन के दौरान सीआरपी एप्लीकेशन, लिक्विडेशन के दौरान सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट का एप्लीकेशन आ सकता है, लेकिन वो एप्लीकेशन ले सकते हैं हम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट के ओनली विद इन 30 डेज, उसके बाद में कोई नहीं लेंगे। और ये पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट करेंगे विद इन 90 डेज, क्योंकि अगर ये नहीं हो पाया तो फिर असेट बाय असेट बेचना शुरू करेंगे। क्या अमेंडमेंट है, जबरदस्त। So this is another good amendment। बाकी सारे फिर लिक्विडेशन चैप्टर की भी फुद्दू अमेंडमेंट है। ये एक स्टार अमेंडमेंट था। इसके बाद में ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसमें कुछ खास चेंज भी नहीं है। दिस इज स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी 31A में ऑलरेडी जो आपने पढ़ा है सेम है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी ये मैंडेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी ऑफ लिक्विडेटर कंप्राइजिंग ऑल द क्रेडिटर्स ऑफ कॉर्पोरेटर विद इन 60 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। कुछ चेंज नहीं है, पहले भी यही था कि जब आपका लिक्विडेशन कमेंस होता है उसके 60 डेज में आपको स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बनानी है। नथिंग हैज चेंज्ड। क्या हुआ है, बस बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर प्रिपेयर्ड अंडर रेगुलेशन 31 टू एडवाइस हिम ऑन। तो ये कहते हैं कि आपको क्या करना है, विद इन 60 डेज फ्रॉम लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बना लेनी है ताकि आप उनसे एडवाइस ले पाओ ऑन द फॉलोइंग मैटर। ये मैटर भी पहले थे, बस ये मैटर थोड़े से ऐड कर दिए। दिस इज द अमेंडमेंट। तो एक फुद्दू अमेंडमेंट है, कुछ खास नहीं है। पहले भी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 60 डेज के अंदर ही आपको एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बनानी थी, अभी भी वही बनानी है। उनसे आप डिस्कस कर सकते हो मैटर्स पे। ये मैटर्स की लिस्ट में कुछ पॉइंट ऐड कर दिए, तो अपने नोट्स में जाके, इसमें सी मैंने लिखा जरूर है, नोट्स में जाके जो आपको यहाँ पे एडिशनल पॉइंट दिख रहे हैं बस वो वहां पे लिख सकते हो। नहीं भी लिखा तो चलता है, कोई बहुत अहम अमेंडमेंट नहीं है। हाउएवर क्या है आपको समझ में आया, नोट्स में जाके ऐड कर लिया तो ईजी हो जाता है अगर आप चाहो। पहले भी प्रोविजन यही था कि लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 60 डेज में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बनानी है, अभी भी बनानी है। उनसे हम किन किन मैटर पे डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। बस एक बार सारे पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये। रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स, हम प्रोफेशनल को कितना रेम्यूनरेट करना चाहते हैं ये हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से डिस्कस कर सकते हैं। सेल कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से डिस्कस कर सकते हैं। फीस ऑफ लिक्विडेटर भी हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से डिस्कस कर सकते हैं। वैल्यूएशन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से डिस्कस कर सकते हैं। किस प्रकार से प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, एक्सटॉर्शन ट्रेडेड ट्रांजैक्शन या फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन से डील किया जाएगा, ये भी हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से डिस्कस कर सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो हमने सोचा है ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं अगर 100 करोड़ से ज्यादा है, तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर हम करना चाहते हैं इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सीडीएस गोइंग कंसर्न, ये भी हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से डिस्कस कर सकते हैं।
कोई केस हमें कंटिन्यू करना है नहीं करना है, सूट, लीगल प्रोसीडिंग, ये भी हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं। एंड एक्सटेंशन ऑन पेमेंट ऑफ बैलेंस सेल कंसिडरेशन एज प्रोवाइडेड दिस बियॉन्ड 90 डेज, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑक्शन हो गया और उसके इतने टाइम पीरियड के अंदर पैसा नहीं आया है तो क्या करना है, ये भी हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, पहले भी प्रोविजन सेम था, बस उन्होंने कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से डिस्कस करने के लिए। ये आपके सप्लीमेंट में था, तो आपको एंश्योर्ड कि इसको ऐड कर लूँ, भाई कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है। चेंज लिखा है तो बस आपके नोट्स में जहाँ पे भी ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे, जो भी आपको एडिशनल पॉइंट मिलते हैं आप चाहें तो स्टिक नोट लगा के वहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए यार आगे बढ़ते हैं। तूफान सी, जहां जहां मैंने ऐसे सी मार्क किया, मतलब आई रिकमेंड कि आप मेन नोट्स में आके चेंज कर लो, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे जो नए हैं, जैसे कि ये नया है तो इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। डोंट यू थिंक दिस आर सुपर इजी? हम 8th तक पहुंच चुके हैं और हमें बस नेग्लिजिबल अमेंडमेंट्स और डिस्कस करने हैं। इसके बाद में एक छोटू सा अमेंडमेंट नंबर 9, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन एसेट्स फ्रॉम लिक्विडेशन एस्टेट। एक चीज पड़ी होगी जिसको हम जेसीबी का सेक्शन कहते हैं, कि लिक्विडेशन एसेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएगी, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड की जाएगी। तो एक क्लैरिफिकेशन आया रिसेंटली, उस पर बता देता हूं, बहुत छोटू सा है भी। ये कहता है, इट स्पेसिफाइज दैट wherever CD has given possession to an allotee in real estate project, such asset shall not form part of liquidation estate of CD। एकदम सिंपल। तो हम लोग जब सेक्शन नंबर 36 पढ़ते हैं, फोकस करना, सेक्शन नंबर 36 पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं assets to be included in liquidation estate and assets to be excluded in liquidation estate। कि लिक्विडेशन एस्टेट में क्या क्या चीज इंक्लूड की जाएंगी, क्या क्या चीज एक्सक्लूड की जाएंगी। आपको प्रोविजन याद आ रहा होगा, उसमें क्या क्या चीजें एक्सक्लूड की जाएगी, वहां पे क्लैरिफिकेटरी पॉइंट और आ चुका है। ये क्या कहता है, अगर कोई भी रियल एस्टेट वाली कंपनी है, उसका सीआईआरपी चल रहा है, तो रियल एस्टेट वाली कंपनी का सीआईआरपी चल रहा है तो उनके सारे असेट्स को ऐड कर लेंगे हम, इंक्लूड करने चाहिए। लेकिन जो भी ऐसे असेट्स हैं, फ्लैट्स हैं, जिनका ये रियल एस्टेट कंपनी पोजेशन लोगों को दे चुका है, उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते। लॉजिकल है ना? ऐसा सोचो कि मैं एक कंपनी रियल एस्टेट का बिजनेस है मेरे ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर मैंने 100 फ्लैट बनाए और लोगों को दे दिया, पोजेशन भी दे दिया। 2 प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे मैंने फ्लैट्स बनाए, पोजेशन दिया नहीं, तभी तो वो लोगों ने सीआईआरपी शुरू कर दी। अब जब सीआईआरपी शुरू कर दी तो मेरे सारे असेट्स बेचे जाएंगे और इन लोगों को पैसा मिलेगा। उसमें ये 2 बिल्डिंग के असेट्स बेचेंगे, ये बात सही है, लेकिन जो एक बिल्डिंग में ऑलरेडी लोगों को पोजेशन दे चुका हूं, वो असेट अब हम वापस थोड़ी ना ले सकते हैं, वो तो ऑलरेडी लोगों के हो चुके ना। तो बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट था, बट इन्होंने क्लियर कर दिया कि लिक्विडेशन एस्टेट में एक चीज एक्सक्लूड की जाएगी। क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? सीडी हैज गिवन पोजेशन टू एन अलॉटी इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। सीडी ने जिन असेट्स का पोजेशन रियल एस्टेट अलॉटीज को दे दिया है, उन असेट्स का वापस इंक्लूड नहीं कर सकते। समझ लो एक बिल्डिंग है, 1000 फ्लैट उसमें बनाए थे मैंने, बिल्डिंग मतलब एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया है, 1000 फ्लैट्स है उसके अंदर, उनमें से 400 लोगों को मैं फ्लैट का पोजीशन दे चुका हूं, 600 लोगों को नहीं दिया। आई हैव गिवन द पोजीशन टू 400 पीपल, आई हैव नॉट गिवन द पोजीशन टू 600 पीपल। ये 600 पीपल मेरे अगेंस्ट सीआरपी कर रहे हैं। ये जो 400 लोगों को हम फ्लैट दे चुके हैं, इनके फ्लैट्स को वापस हमारे एस्टेट में इंक्लूड थोड़ी ना कर सकते, तो दे चुके हैं ना, तो समथिंग ऑब्वियस है। तो उन्होंने बस एक चीज ऐड की है कि व्हाट विल बी एक्सक्लूडेड, एनी असेट ऑफ सीडी जिसका पोजीशन ऑलरेडी सीडी दे चुका है, वो कभी भी सीडी के एसेट्स में इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर कंपनी एक रियल एस्टेट कंपनी है, जिन फ्लैट्स का, शॉप्स का वो पोजीशन दे चुके हैं, अब वो सीडी का एस्टेट ही नहीं है, तो उसको लिक्विडेशन एस्टेट में आप इंक्लूड नहीं कर सकते। बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट था, बस एक क्लैरिफिकेशन कर आया है अमेंडमेंट नंबर 9 के बोलो तारा रारा। चलो अमेंडमेंट नंबर 10, फुद्दू से फुद्दू अमेंडमेंट। पहले अमेंडमेंट नंबर 10 में पुराना प्रोविजन का याद दिलाता हूं, नए में कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस एक वर्ड ऐड हुआ है, अर्ली डिसोल्यूशन। पहले अर्ली डिसोल्यूशन क्या होता है? अर्ली डिसोल्यूशन का एक प्रोविजन है लिक्विडेशन के अंदर। ये कहता है, अगर मैं लिक्विडेटर हूं और मैं कंपनी का पूरा लिक्विडेशन कर रहा था और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो कंपनी के असेट्स में कोई वैल्यू ही नहीं है, लिक्विडेशन का खर्चा ही ज्यादा हो जाएगा। अगर कभी भी लिक्विडेटर को ऐसा लगता है दैट द रियलाइजेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीडी आर इनसफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, कि भैया हम अगर ये पूरा का पूरा लिक्विडेशन करेंगे तो हमारा जो खर्चा हो रहा है वही महंगा पड़ेगा, इतने तो असेट्स की वैल्यू नहीं है, द लिक्विडेशन कॉस्ट इज हायर देन द वैल्यू ऑफ असेट। अगर कभी भी लिक्विडेटर को ऐसा लगता है तो बोलता है कि भैया फिर लिक्विडेशन नहीं करते हैं, इस खर्चे का पैसा ही नहीं मिलेगा। 53 में स्टेप 1 पे जो हम सीआईआरपी कॉस्ट या लिक्विडेशन कॉस्ट कहते हैं, उतना भी पैसा नहीं है इनके पास, तो लिक्विडेशन करके कोई मतलब नहीं है, लेट्स गो फॉर अर्ली डिसोल्यूशन। तो ये पहला कहता है अर्ली डिसोल्यूशन, अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस जितना भी पैसा नहीं है तो ये सजेस्ट करते हैं अर्ली डिसोल्यूशन कर दो 1। सेकंड, व्हेन द अफेयर्स ऑफ सीडी डू नॉट रिक्वायर एन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अगर उसको लगता है और साथ में सीडी के अफेयर्स में कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, तो 2 केस। मेन तो यही है
कि अगर एक व्यक्ति को लगता है मैं लिक्विडेटर हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार लिक्विडेशन का खर्चा आएगा 2 करोड़, इस कंपनी के सारे सेट बेच के मिलेंगे 1.5 करोड़, अरे असेट्स बेच के क्रेडिटर छोड़ो मेरा भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर ये करके मतलब नहीं है, अर्ली डिसोल्यूशन करवा देते हैं। तो अर्ली डिसोल्यूशन कब होता है? जब कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ही ज्यादा है फ्रॉम असेट्स ऑफ सीडी, इसे कहते हैं अर्ली डिसोल्यूशन। तो पहले भी प्रोविजन यही था कि अगर कभी भी कॉस्ट ऑफ असेट इतने ज्यादा है कि लिक्विडेशन का खर्चा भी नहीं, कॉस्ट ऑफ असेट इतने कम है कि लिक्विडेशन का खर्चा भी नहीं निकल रहा है, तो यू कैन अप्लाई फॉर अर्ली डिसोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है। और फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी अर्ली डिसोल्यूशन दे देती है। अमेंडमेंट क्या है? बस एक वर्ड ऐड कर दिया यहाँ पे, ही शैल कंसल्ट द कंसल्टेशन कमेटी। तो अब अगर कभी भी अर्ली डिसोल्यूशन करना है तो आपको स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से बस एक बार डिस्कस करना है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से एक बार डिस्कस कर लो, और डिस्कस करने के बाद आप अर्ली डिसोल्यूशन कर सकते हो। तो आप अपने नोट्स में जाके इसको भी चेंज कर सकते हो, आपको ये प्रोविजन एज इट इज मिलेगा, बस आपको एक वर्ड वहां पे ऐड करना पड़ेगा, ही शैल कंसल्ट द कंसल्टेशन कमेटी। बस, तो प्रोविजन एज इट इज है, जैसा पहले प्रोविजन था अभी भी वैसा वैसा प्रोविजन है कि अगर कभी भी लिक्विडेटर को ऐसा लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है ये इतना ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इतना ज्यादा है कि असेट्स का वैल्यू ही कम है, तो ही कैन अप्लाई फॉर अर्ली डिसोल्यूशन। बस चेंज क्या गया है, उसके लिए उनको कंसल्ट करना पड़ेगा कंसल्टेशन कमेटी। फुदू अमेंडमेंट। चलो, अब इसके बाद में आता है हमारा वॉलंटरी लिक्विडेशन का एक और अमेंडमेंट। अब ये अमेंडमेंट है ही नहीं वैसे कोई बहुत मेजर चीज, अच्छे से समझना क्या है। वॉलंटरी लिक्विडेशन, चैप्टर नंबर 5 ऑफ द बेयर एक्ट, सेक्शन नंबर 59 हमने पढ़ा था। जो सेक्शन नंबर 59 का कंटेंट है वैसा का वैसा फिर रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर भी दे रखा है, एकदम मजे से। अब बस इसमें क्या इन्होंने चेंज किया है, जो मैंने 2 पॉइंट हाईलाइट किए ना, ये उन्होंने ऐड कर दिए। पहले वॉलंटरी लिक्विडेशन याद दिलाता हूं आपको। वॉलंटरी लिक्विडेशन में कुछ ऐसा होता था कि कभी भी अगर आपको वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है, कभी भी आपको वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है, तो सबसे पहले आपके, याद करो, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एक डिक्लेरेशन देते थे जिसमें 2 चीजें लिखी होती थी। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एक डिक्लेरेशन देते थे जिसमें 2 चीजें लिखी होती, दैट द कंपनी विल बी एबल टू पे ऑफ देयर डेट इन फुल। अब 59 पे आ चुके हैं, वॉलंटरी लिक्विडेशन, सॉल्वेंट कंपनी है। द कंपनी विल बी एबल टू पे ऑफ देयर डेट्स इन फुल एंड वी आर नॉट डूइंग दिस टू डिफ्रॉड एनीवन। सही है। इस डिक्लेरेशन के साथ में 2 डॉक्यूमेंट्स आते थे। एक डॉक्यूमेंट आता था आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो 2 साल वगैरह के, और एक वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दो। ये जैसे ही आपने मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से डिक्लेरेशन फाइल कर लिया, उसके बाद में आप जाते थे SROR पास कर लेते थे। SROR पास हो जाता था इसके 4 वीक्स के अंदर। SROR के बाद में उसके 7 डेज में अगर आपकी कंपनी में कोई क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स का अप्रूवल भी ले लेते थे बाय 2/3 इन वैल्यू, और फिर आप जा सकते थे वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन का प्रोसेस था, याद आ रहा है सबको? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 डिक्लेरेशन देने थे, उसके साथ में 2 डॉक्यूमेंट्स आते थे, उसके 4 वीक्स के अंदर SROR पास करना है, उसके 7 दिन में अगर क्रेडिटर्स उनका अप्रूवल लेना है, और यहाँ पे वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस कर देते थे। सही है। अमेंडमेंट कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। बस उन्होंने क्या किया है, ये 2+1 डिक्लेरेशन में 2 जगह से एक चीज और ऐड कर दी कि डिक्लेरेशन में ये भी देना है, और साथ में जो डॉक्यूमेंट देते थे उसमें भी एक चीज ऐड कर दी है, दैट इज इट। बाकी प्रोविजन एज इट इज है। तो मैंने पूरा प्रोविजन रिपीट किया, तभी तो आपको दिखता है कि इतना बल्कि क्यों दिखता है कभी कभी सप्लीमेंट। उन्होंने अननेसेसरी चीजें ऐड कर रखी है। कुछ अमेंडमेंट ऐसे लिए, हिज ऐड कर दिया तो अमेंडमेंट दे देते हैं। हिज ऐड कर दिया, कौन सा अमेंडमेंट हो जाएगा ये अकेडमिकली? तो इट इज जस्ट कि आप मजे में रहो एकदम आराम से, ठीक है। अब इसके अंदर बाकी सब प्रोविजन एज इट इज है। सिर्फ आप ये देखो कि पहले डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जब एक डिक्लेरेशन देते थे ऑन एफिडेविट, तब उस पर सिर्फ ये लिख के देना होता था उनको, दैट द कंपनी विल बी एबल टू पे ऑफ देयर डेट्स इन फुल एंड द सीडी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड आ गया कि डिक्लेरेशन में 3 चीजें लिखनी है। तीसरी चीज, द कॉर्पोरेट पर्सन हैज मेड सफिशिएंट प्रोविजन टू मीट द ऑब्लिगेशन अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ पेंडिंग मैटर्स मेंशन्ड इन सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज बी। कि अगर कोई भी हमारे पेंडिंग मैटर चल रहे हैं और उसके कारण कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट आएगा, पेमेंट के लिए हमें पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमने प्रोविजन बना रखा है कि कल को हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, अगर हमको कल को कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, कोई केस चल रहा है, तो उसके लिए भी हमने प्रोविजन बना रखा है। और फिर साथ में डॉक्यूमेंट देने चाहिए थे। 2 चीजें पहले, एक तो आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर्स के, वैल्यूएशन रिपोर्ट। उसके बाद में एक और चीज आ गई है, डिस्क्लोजर अबाउट पेंडिंग प्रोसीडिंग और असेसमेंट बिफोर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड पेंडिंग लिटिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सीपी। तो अब हुआ कुछ नहीं है, डिक्लेरेशन में 3 चीजें देनी है और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी 3 देने हैं। और तीनों में जो पॉइंट ऐड हुआ है वो सेम है कि अगर कंपनी का कोई भी केस चल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो भी हमें साथ में डॉक्यूमेंट्स के अंदर देना है, उसकी डिटेल्स, और उसके लिए हमने प्रोविजन बना दिया है, ये चीज डिक्लेरेशन में लिख के देनी है। तो अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, 2+1 ये हो चुका है, दैट्स इट।
आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। चलो वापस एक बार बोलता हूं पूरी चीज, ठीक है, परेशान नहीं होना इसलिए, एक बार वापस, क्योंकि हो सकता है आपने वॉलंटरी लिक्विडेशन थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा। एक बार वापस पूरी चीज बोलता हूं कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन, ये भले ही आप सेक्शन 59 में पढ़ते हो तो भी ये मिलता है, और यही चीज रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन के अंदर भी मिल जाती है। इसके अंदर क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये कहता है कि आपको सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन देना होता है। इस डिक्लेरेशन में पहले होती थी 2 चीजें, उसके बाद में इस डिक्लेरेशन के साथ में आपको देने होते थे कुछ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स भी पहले होते थे 2। इसके बाद में विद इन 4 वीक आपको SR या OR एज द केस में भी पास करना होता था, और उसके विद इन 7 डेज आपको क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना होता था बाय 2/3 इन वैल्यू, अगर क्रेडिटर्स हैं तो। बिल्कुल सही है। अमेंडमेंट पूरा प्रोसीजर सेम है, अमेंडमेंट इतना सा है कि आप डिक्लेरेशन में 2 चीजों के साथ में एक और चीज देंगे, डॉक्यूमेंट्स भी 2 चीजों के साथ में एक और चीज देंगे। और ये क्या है +1 और ये क्या है +1? यही तो मैंने बताया है कि ये जो +1 है यहां वाला, ये जो +1 है यहां का, दिस इज नथिंग बट दिस, एंड ये +1 जो यहां का है दिस इज नथिंग बट दिस। कि हमारे कोई पेंडिंग लिटिगेशन अथॉरिटीज के सामने प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, और इसके लिए हमने पैसा साइड में रख दिया है, ये हम डिक्लेरेशन में लिख के दे देंगे। इजी पीजी ओवर, जबरदस्त एकदम। और यहां तक कि ये चेंज अभी तक सेक्शन 59 में नहीं आया है, ये रेगुलेशन नंबर 3 में आया है। ऐसा है, बहुत ही तूफान। और इसी के साथ में एक और अमेंडमेंट इन वॉलंटरी लिक्विडेशन, अगर मैं लेके जाऊँ वॉलंटरी लिक्विडेशन का लास्ट अमेंडमेंट है, नहीं वॉलंटरी लिक्विडेशन के 2 अमेंडमेंट है, बट दूसरा तो बहुत ही ईजी है। अमेंडमेंट नंबर 12 इन वॉलंटरी लिक्विडेशन। अच्छे से हर एक अमेंडमेंट को समझना, अच्छे से एनालाइज करना है, और अभी हम सारे अमेंडमेंट्स को रिवाइज भी करेंगे। तो अभी हम इंश्योर करेंगे कि हर एक अमेंडमेंट हमें कंठस्थ भी हो गया है। बहुत ही प्यारे अमेंडमेंट है, ये समरी नोट्स भी आपके पास में रहेंगे ताकि आप जब चाहें इनको पेन डाउन भी कंफर्टेबली कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चलो आपको लिए चलते हैं अगले अमेंडमेंट के ऊपर। चलो यार, अमेंडमेंट नंबर 12 है वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर ही कंप्लीशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन, कंप्लीशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन रेगुलेशन नंबर 38। ये क्या कहता है कि आपको कोशिश करना चाहिए, फोकस है वेरी केयरफुली। प्रोविजन क्या था ताकि आपको याद आ जाए? अर्लियर कि पुराना प्रोविजन क्या था? पुराना प्रोविजन ये कहता था कि आपने कोशिश करना है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन हो जाए, वॉलंटरी लिक्विडेशन टू बी कंप्लीटेड विद इन 270 days और विद इन 90 days फ्रॉम वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ठीक है, कब 270 days, कब 90 days? अगर आपकी कंपनी में कोई क्रेडिटर्स है ही नहीं तो वॉलंटरी लिक्विडेशन आपका 90 days में हो जाना चाहिए, और अगर आपकी कंपनी में क्रेडिटर्स हैं तो ये 270 days में हो जाना चाहिए। सिंपल है। तो पहले प्रोविजन ये था कि वॉलंटरी लिक्विडेशन हो जाना चाहिए 270 days में, और अगर आपकी कंपनी में कोई क्रेडिटर ही नहीं है, लिस्ट ऑफ क्लेम में किसी का नाम ही नहीं आया, तो वॉलंटरी लिक्विडेशन हो जाना चाहिए विद इन 90 days। फिर ये प्रोविजन था इसके बाद में, अगर ये नहीं होता है, इफ नॉट कंप्लीटेड विद इन 12 months, फिर प्रोविजन पढ़ा था आपने, लेकिन अगर वो 12 months में कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है? जब भी 12 months होंगे आपके वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट से, आपको एक मीटिंग करनी है विद इन 15 days। देन देयर हैज टू बी अ मीटिंग विद इन 15 days। आपको 15 दिन के अंदर एक मीटिंग करनी है फ्रॉम एंड ऑफ 12 months। तो आपका जैसे ही 12 months एंड होगा उसके 15 में मीटिंग करनी है। तो मान लो 2-3 साल चला,
तो हर 12 मंथ्स के एंड में 15 दिन के अंदर आपको मीटिंग करनी होगी। ये प्रोविजन था पूरा। और इसी के साथ में एक छोटा सा कंसेप्ट आता था, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट, कि आपको एनुअल स्टेटस रिपोर्ट भी देनी होगी। बिल्कुल ठीक है, सबको याद आया प्रोविजन कि आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए 270 या 90 डेज में। आइडियली नहीं कंप्लीट होता है तो जैसे वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 12 मंथ्स हो गए और कंप्लीट नहीं हुआ, उसके 15 दिन में आपको मीटिंग करनी होगी कि क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। हर 12 मंथ्स के एंड में 15 दिन में मीटिंग करनी होगी और एक एनुअल स्टेटस रिपोर्ट भी दी जाएगी। ये था पुराना प्रोविजन। अब उन्होंने क्या किया, अच्छे से बात समझना। नाउ मतलब आफ्टर द अमेंडमेंट, पहली लाइन एज इट इज है, वॉलंटरी लिक्विडेशन टू बी कंप्लीटेड विदिन 270 डेज और 90 डेज, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एज इट इज है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन टू बी कंप्लीट विदिन 270 90 डेज। अब उन्होंने क्या चेंज करके कह दिया, उन्होंने कह दिया इफ नॉट कंप्लीटेड, ध्यान से देखो डिफरेंस, इफ नॉट कंप्लीटेड विदिन 270 और 90 डेज, 12 मंथ्स को हटाया। उन्होंने कहा कि 12 मंथ्स का लॉजिक क्या है, जब टाइम पीरियड 270 या 90 दे रखा है। इफ नॉट कंप्लीटेड विद इन 270 और 90 डेज, आपको 90 डेज मिले और आपका 90 डेज में कंप्लीट नहीं हुआ, आपको 270 डेज मिले और आपका 270 डेज में कंप्लीट नहीं हुआ, देन you will have to do a meeting within 15 days from the end of 270 और 90 डेज, और ये रिपीटेडली होता रहेगा। प्रोविजन लॉजिकल कर दिया इन्होंने। पहले था 270 90 में करो, नहीं हुआ तो अगर 12 मंथ्स में नहीं हुआ तो हर 15 दिन में मीटिंग करना 12 मंथ्स के सेट में। ये क्या लॉजिक है? अगर आपको 90 डेज मिले तो आप 12 मंथ्स तक क्यों रुकोगे मीटिंग करने के लिए भी, कि क्यों नहीं हो पा रहा है? तो अब इन्होंने क्या कह दिया है कि आपको इतना भी टाइम पीरियड मिलता है 270 90 तो 90, उसमें अगर आपका सीआरपी, आपका लिक्विडेशन नहीं हुआ, ऑलरेडी लिक्विडेशन, तो जैसे ही 90 डेज कंप्लीट हुए उसके 15 दिन में आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी और आप देखो वहां पे उस मीटिंग के अंदर कि क्या कारण हो गया। ठीक है सर, फिर वापस 90 डेज कंप्लीट हुए, वापस मीटिंग करो। हर 12 मंथ्स में मीटिंग नहीं, हर 90 डेज के एंड में अगर आप नहीं कर पाए तो आपको वापस मीटिंग करनी पड़ेगी। और वैसे ही 270 के लिए 270 हुआ, नहीं हुआ 15 दिन में मीटिंग, वापस 270 में नहीं हुआ 15 दिन के अंदर मीटिंग। दे हैव मेड द प्रोविजन मोर लॉजिकल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर उन्होंने एक और चीज चेंज कर दी है, लॉजिकल चेंज है वो भी, कि अब जो रिपोर्ट बनाना है, पहले तो 12 मंथ्स में देते थे तो उस रिपोर्ट को एनुअल स्टेटस रिपोर्ट बोलते थे। अब उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट को अगर हम एनुअल स्टेटस रिपोर्ट बोलेंगे तो सही नहीं लगेगा, तो इसका नाम कर दिया है स्टेटस रिपोर्ट। एनुअल वर्ड वहां से हटा दिया, एनुअल वर्ड वहां से हटा दिया है। स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट जो है ना अब एनुअल, पहले 12 मंथ्स में बन रही थी तो एनुअल स्टेटस रिपोर्ट थी, अब ऐसा नहीं है 270 बनेगी। अगर आपका 90 डेज में तो 90 डेज के अंदर आपको करना है तो एनुअल स्टेटस रिपोर्ट। अब ये क्या कहता है, जब भी ये मीटिंग हुई उसके 7 डेज के अंदर लिक्विडेटर को ये स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी है। जैसे मीटिंग हुई उसके 7 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट बनेगी। अब उसको एनुअल स्टेटस रिपोर्ट नहीं कहते, उसको स्टेटस रिपोर्ट कहते हैं। कंटेंट मोरलेस सेम है, जो एनुअल स्टेटस रिपोर्ट का कंटेंट था वही कंटेंट मोरलेस सेम है, लेकिन बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे उसको कहते हैं स्टेटस रिपोर्ट। और ये है अमेंडमेंट, बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट है। द प्रोविजन हैज बीन मेड सिंपलर नाउ। पहले पता नहीं 12 मंथ्स का लॉजिक क्यों रख रखा था, सेंस ही नहीं बनता। अगर आपको 90 डेज मिले तो 90 में करो ना, आपको 270 में मिलो, 12 मंथ्स के बाद मीटिंग करने का क्या लॉजिक है? जबरदस्ती एनुअल। तो इन्होंने अब कह दिया नहीं, 270 का टाइम पीरियड नहीं हुआ 15 दिन में मीटिंग करो, मीटिंग होती है 7 दिन में रिपोर्ट दो। और वैसे ही 90 डेज में नहीं हुआ 15 दिन में मीटिंग करो, और एवरी 90 डेज, एवरी 270 डेज के अंदर आपकी मीटिंग होती रहेगी अगर आप वॉलंटरी लिक्विडेशन टाइम पे नहीं कर पाए। आई होप यू गाइस आर विद मी। क्या प्रोविजन है, आ हा। इसके बाद में आखिरी 2 अमेंडमेंट्स कुछ, और वॉलंटरी लिक्विडेशन का हमारा आखिरी अमेंडमेंट ये कहता है, छोटा सा प्रोविजन है तो ये इतनी सी बात कहता है कि ऐसा प्रोविजन था, एक रेगुलेशन में हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पुराना प्रोविजन था दैट लिक्विडेटर शेल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स
विद इन 6 months फ्रॉम रिसीट ऑफ अमाउंट। आपको 6 months के अंदर प्रोसीड्स को लिक्विडेट करना था, ये प्रोविजन था पुराना। अब उसको चेंज करके कर दिया गया है विद इन 30 days। ये भी नोट्स में जाके चेंज करना है यार, सी जहां जहां लिखा है नोट्स में आके चेंज करना था कि रिवीजन में आपको गलती ना हो जाए। तो पुराना प्रोविजन था, बहुत पहले प्रोविजन था कि आपका जैसी लिक्विडेशन आपको पैसा मिलता है उसके 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नथिंग डूइंग। ये सीआरपी का अलग है, सीआरपी से कंफ्यूज मत होना। वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर आपको रेगुलेशन मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। वॉलंटरी लिक्विडेशन में आपको रेगुलेशन मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा हुआ मिलेगा, छोटा सा रेगुलेशन है कि आपको जैसे पैसा मिलता है उसके 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन्होंने कहा नहीं, अब आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अमाउंट टू स्टेक होल्डर, कि जब आपको पैसा मिलता है उसके 30 days के अंदर आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सिंपल। सो लिक्विडेटर शैल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड विद इन 6 months की जगह विद इन 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ अमाउंट। जब मिला है उसके 30 days के अंदर अब आपको कर देना है डिस्ट्रीब्यूट। नोट्स में आगे चेंज करेंगे, बहुत ही छोटा सा चेंज, और यहां पे हमारे सारे अमेंडमेंट्स प्रैक्टिकली हो जाते हैं खत्म। सर ये इसके आगे 14th पढ़ाऊंगा मैं, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये बस उन्होंने सप्लीमेंट में दे दिया है और मुझे लगता है कि बता देना चाहिए, तो यहां पे बता दूंगा। और उसके बाद में है केस लॉस, तूफान। चलो इस पे आएंगे, पर एक बार ओवरव्यू पे आ जाते हैं। कहां हैं हम? सबसे पहले हमने पढ़े CIRP के 6 अमेंडमेंट्स, फिर हमने पढ़े लिक्विडेशन के 4 अमेंडमेंट्स, फिर हमने पढ़े वॉलेंटरी लिक्विडेशन के 3 अमेंडमेंट्स, और यहां तक हम लोग आ चुके हैं। चलिए CIRP के सारे अमेंडमेंट्स एक बार वापस देखते हैं। हमने सबसे बड़ा रेगुलेटरी फीस क्या आ चुका है उसके अंदर। अब IBBI लेगा 1% ऑफ फीस टू प्रोफेशनल्स। ये IBBI की एक रेगुलेटरी फीस है। साथ में 0.25% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू भी लेगा, अगर रियलाइजेबल वैल्यू आपकी लिक्विडेशन वैल्यू से ज्यादा आती है तो। अब खत्म अमेंडमेंट। दूसरा, अप्रूवल ऑफ कमिटी। हर COC की मीटिंग पे आरपीओ की जिम्मेदारी है कि वो अभी तक जो ऑपरेशनल स्टेटस है CD का वो भी बताए, और जो भी कॉस्ट का अप्रूवल लेना है वो भी COC से ले ले। खत्म। थर्ड, फीस वी पे टू आयरप्रो। हाँ, आयरप्रो आरप्रो की फीस का मिनिमम लिमिट आ चुका है लॉ में कि इतना तो देना ही पड़ेगा। आप उससे ज्यादा देना चाहते तो दे सकते हैं, और अगर आप इसके अलावा एड ऑन इंसेंटिव भी देना चाहते हो, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, वो भी दे सकते हो, बट एक अपर कैप है कि आप 5 करोड़ से ज्यादा मत देना। कहां रखेगा बेचारा वो। फिर 4th और 5th 4 मार्क अमेंडमेंट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। पहले 5th बता रहा हूं। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पहले बनाना होता था अपॉइंटमेंट के 2 वीक 54th डे, हटा दिया उन्होंने। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आरप्रो को बना के COC को देना है CIRP कमेंसमेंट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट के 95th डे तक। दूसरा, ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनता था, ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान पहले प्रोविजनल लिस्ट से 5 दिन के अंदर हम दे देते थे सारे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को। अब कह दिया नहीं, फाइनल लिस्ट बनने दो, फाइनल लिस्ट बनने से 5 दिन के अंदर अब हम देंगे। और आप देखो 6th स्ट्रैटेजी फॉर मार्केटिंग ऑफ असेट, कि अगर CD के असेट्स 100 करोड़ से ज्यादा हैं तो मैंडेटरी है आरप्रो के ऊपर कि वो COC के साथ, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी के साथ कंसल्ट करके, COC के साथ कंसल्ट करके एक स्ट्रैटेजी फॉर मार्केटिंग ऑफ असेट बना के COC को दे। फिर COC को इंप्लीमेंट करना है नहीं, उनका चॉइस है, बट अगर असेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है तो आरप्रो पे कंपलसरी कि उनको बना के तो देना है। तूफान। ये हो गए, अरे आप देखो ना, हो गए ये आपके सारे के सारे, ये आपके सारे के सारे CIRP के अमेंडमेंट हो चुके हैं। खत्म, डन। अब आते हैं हम लिक्विडेशन के अमेंडमेंट पे। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, एक नया टाइमलाइन आ चुका है कि आपको ध्यान रखना है विद इन 30 days एप्लीकेशन रिसीव हो जानी चाहिए, एंड विद इन 90 days प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एक नया कंसेप्ट आया है कि लिक्विडेशन के दौरान भी आप 230 एप्लीकेशन ले सकते हो, पर ये 230 का एप्लीकेशन लिक्विडेशन कमेंसमेंट के 30 डेज में ही आ जाना चाहिए, और लिक्विडेशन कमेंसमेंट के 90 डेज में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहला अमेंडमेंट। दूसरा, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी, पहले भी सेम है, अभी भी सेम है, विद इन 60 डेज बनाना होता है आपको। बस क्या क्या चीजें उनसे डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट्स में कुछ एडिशन आया है। फिर एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन एसेट फ्रॉम लिक्विडेशन एसेट, इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि वो रियल एस्टेट एसेट जिसका पोजेशन CD दे चुका है वो इंक्लूड नहीं हो सकते हैं रियल एस्टेट एसेट में, वो एक्सक्लूड किए जाएंगे। और लास्ट, अर्ली रेजोल्यूशन। अर्ली रेजोल्यूशन में भी कुछ खास नहीं है, पहले का ही प्रोविजन है, बस इन्होंने यू टू कंसल्ट द कमिटी ये ऐड कर दिया है। कि सेम है कि अगर आपको लगता है कि कभी भी आपका लिक्विडेशन कॉस्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एसेट,
तो आप अर्ली डिसोल्यूशन के लिए जा सकते हो, बट अब एक पॉइंट ऐड कर दिया, यू टू कंसल्ट सीओसी एंड देन आप जाओगे, यू टू कंसल्ट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी, फिर आप जाओगे। क्या? कुछ भी नहीं। फिर वॉलंटरी लिक्विडेशन के 3 अमेंडमेंट। पहला, इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन में कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन में 2+1 हो चुका है। एक चीज और ऐड हो गई है कि डिक्लेरेशन में यह भी देना है कि वी हैव केप्ट असाइड द अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ एनी कमिंग लायबिलिटी फॉर पेंडिंग लिटिगेशन और अथॉरिटी के कोई पेमेंट आ जाएगा, कोई पेंडिंग लिटिगेशन, उसके लिए हमने एक अमाउंट सेट असाइड कर रखा है। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स भी देने होते थे, वो डॉक्यूमेंट्स भी पहले 2 ही देने थे, +1 आ गया है। पहले 2 डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे कि सिर्फ आपको अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वैल्यूएशन रिपोर्ट देना है। अब आ गया कि हमारा कोई पेंडिंग लिटिगेशन या अथॉरिटी के सामने कुछ प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसके डेटा भी देना है। खत्म। फिर कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। हम लोगों ने पढ़ लिया कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। पहले था कि अगर आपका 270 90 डेज में कंप्लीट नहीं हुआ तो 12 मंथ्स के कंप्लीशन पे आपको मीटिंग करनी है एवरी 15 डेज के एंड में। अब उन्होंने कह दिया 270 90 डेज के कंप्लीशन के बाद ही आपको मीटिंग करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर वॉलंटरी लिक्विडेशन, ये भी हमने पढ़ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर छोटू सा कुछ खास चेंज तो आया नहीं है। पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोविजन था 6 मंथ्स का, उसको चेंज करके कर दिया गया है 30 डेज कि आपको रिसीट हुआ है वहां से 30 डेज के अंदर आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 30 डेज फ्रॉम रिसीट। खत्म। बस यही तो पढ़ा है हमने। देखो आईबीसी के सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और आपके टिप्स पे मैं तो कह रहा हूं ज्यादातर अमेंडमेंट आप इंडेक्स से 2-5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। यही तो उद्देश्य था। इंडेक्स से यू विल बी एबल टू रिवाइज द अमेंडमेंट्स। तूफान। अब एक और अमेंडमेंट बचा है, एलिजिबिलिटी ऑफ आईपी। आ जाते हैं। नॉट इवन एन अमेंडमेंट, बट ठीक है, सप्लीमेंट में आया है, इसको पढ़ लेते हैं। इजी भी है, कुछ खास नहीं है। सप्लीमेंट में बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हो जाती है कभी कभी, ये अननेसेसरी नहीं बोलूंगा मैं। चलो अभी कहते हैं एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एज आईपी। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर होता है जिसमें आईपी के बारे में बातें की जाती है। उसमें हमने पढ़ा है कि आईपी इंडिपेंडेंस से काम करेगा, आईपी इंटीग्रिटी के साथ काम करेगा, टाइमलाइंस को फॉलो करेगा। ये सब जो हमने पढ़ा है वही सब चीजें यहां पर भी आती है। अच्छे से ध्यान देंगे। चलो अब ये यहां पर क्या कहता है, एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एज आईपी। पहले आपको ऊपर से पढ़ा देता हूं। अगर किसी को भी आईपी बनना है, नो इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर एज आईपी इफ। इंडिविजुअल आईपी नहीं बन पाएगा इफ ही इज अ माइनर। माइनर है तो आईपी नहीं बन पाएगा। नॉट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट नहीं है तो माइनर तो आईपी नहीं बन पाएगा। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं है तो आईपी नहीं बन पाएगा। उसके बाद डी पॉइंट केयरफुली, हैज बीन कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ्स। कोई भी ऐसा ऑफेंस कर लिया है जिसके लिए वो पनिशेबल है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस कर लिया है इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, तो फिर 5 ईयर्स के लिए ही विल नॉट बी एलिजिबल। जिस दिन जेल से बाहर आया उसके 5 ईयर्स के लिए ही विल नॉट बी एलिजिबल। और अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो चुका है फॉर एन ऑफेंस एंड सेंटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयरऑफ फॉर इंप्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स और मोर, तो वो कभी भी आईपी नहीं बन पाएगा। तो क्या कहते हैं, अगर एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर मोर देन 6 मंथ्स, या फिर कन्विक्ट हो गया फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, इस केस में 5 साल तक वो आईपी नहीं बन सकता, जेल से बाहर आने के बाद 5 साल तक। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो गया फॉर एन ऑफेंस इंप्रिजनमेंट जिसमें है 7 ईयर्स और मोर, तो लाइफ में कभी आईपी नहीं बन पाएगा। उसके बाद में कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी आईपी नहीं बन पाएगा, और कोई व्यक्ति ने अप्लाई किया इंसॉल्वेंट बनने के लिए तो भी आईपी नहीं बन पाएगा। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो भी आईपी नहीं बन पाएगा, और कोई व्यक्ति फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है तो भी आईपी नहीं बन पाएगा। ये कुछ एलिजिबिलिटी फॉर आईपी दे दिया। फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मतलब क्या होता है वो भी उन्होंने समझाया। फिट एंड प्रॉपर पर्सन मींस एक व्यक्ति जो इंटीग्रिटी रेपुटेशन और कैरेक्टर के साथ काम करता है उससे कहेंगे फिट एंड प्रॉपर पर्सन। उसके अगेंस्ट कोई भी कन्विक्शन या रिस्ट्रेन ऑर्डर नहीं हुए हैं उसको कहेंगे हम फिट एंड प्रॉपर पर्सन। एंड वो कॉम्पिटेंट है और फाइनेंशियली सॉल्वेंट भी है, नेटवर्थ भी है उसकी पॉजिटिव, उसे कहेंगे हम फिट एंड प्रॉपर पर्सन। तो फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्या होता है, उसमें भी 3 चीजें दे दी कि इंटीग्रिटी कैरेक्टर का व्यक्ति होना चाहिए, कन्विक्शन नहीं होती, उसके अगेंस्ट अभी कोई रिस्ट्रेन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, और वो फाइनेंशियली सॉल्वेंट भी होना चाहिए, नेटवर्थ भी होना चाहिए, उसका कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। तब हम एक व्यक्ति को बोलेंगे कि वो एलिजिबल है टू बी आईपी। अब इसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं आराम से। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है ऐसा मत समझो, ये बस ऐसा प्रोविजन था जो हमारे मॉड्यूल में नहीं था, तो इंस्टीट्यूट ने ऐसी सप्लीमेंट में दे दिया कि पढ़ लो। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी आईपी
नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू बी आईपी इफ, अब एक एक करके पॉइंट लेकर आते हैं। द पर्सन इज अ माइनर, नहीं बनने देंगे आईपी। नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया, नहीं बनने देंगे आईपी। डज नॉट हैव क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, नहीं बनने देंगे आईपी। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, तीन चीज बना रहा हूं, अच्छे समझना। इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस punishable for a term exceeding 6 months, punishable for यार ये खेल हो जाता है कभी कभी। क्या हो गया, जो भी हमने लिखा था वो सब चला गया। कोई लोड नहीं है, आपको मैं दे दूंगा मजे से, इधर आ जाओ। हम यहां पे थे, जिस टॉपिक पे थे उस पे आते हैं। इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, तीन चीज, फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर मोर देन 6 months. A person has been convicted for an offense punishable for more than 6 months. A person has been convicted for an offense, और वैसे भी YouTube पे है ना आपके पास, तो आपको चिंता ही नहीं, आप पीछे करके देख ही सकते हो। Punishable for more than 7 years, और तीसरा convicted for an offense involving moral turpitude. तो अगर ये कुछ भी होगा, so the person becomes disqualified for 5 years. Disqualified for 5 years. Permanently disqualified. तो अगर आप कन्विक्ट हुए फॉर ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 6 मंथ से कम है, तो कुछ हुआ ही नहीं है, डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ आप। पनिशेबल मोर देन 6 months, डिस्क्वालीफाई हुआ 5 years के लिए, जेल से बाहर आने के बाद 5 साल। उसके बाद मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस भी कर लिया, तो भी जेल से आने के बाद 5 साल तक डिस्क्वालीफाइड हो। और अगर आपने कुछ ऐसा ऑफेंस किया विच इज पनिशेबल फॉर मोर देन 7 years, गए परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड। काफी आसान है। उसके बाद में और पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट या फिर अप्लाइड टू बी एडजज्ड एज इंसॉल्वेंट। उसके बाद में आ जाता है अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और लास्ट आ जाता है ही इज नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन। और ये है दोज पीपल हु आर नॉट एलिजिबल टू बी आईपी। आर यू अंडरस्टैंड? और यहां पर प्रैक्टिकली हमारे सारे के सारे अमेंडमेंट्स हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद में केस लॉज हैं, तकरीबन सप्लीमेंट में 14 केस लॉज है, बट 2 केस लॉज उन्होंने रिपीट दे दिए हैं, तो प्रैक्टिकली इफेक्टिवली 13 केस लॉज बचते हैं हमारे। ठीक है, इनमें भी ज्यादातर केस लॉज एकदम फुद्दू हैं, एकदम ही फुद्दू केस लॉज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 1-2 केस लॉज है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब समझना कैसा है, किसी भी व्यक्ति जिसको लगता है उसका समय कम है, ठीक है, उसने तो क्या करना है, मजे से मेरे साथ रहना है। मैं आपके लिए हर केस लॉ की समरी बना के लाया हूं, तो मैं आपके लिए हर केस लॉ की समरी बना के लाया हूं, तो आपको मजे से क्या करना है, हाँ मेरी केस लॉ की समरी देख ली एंड यू आर डन। जिसका समय कम है, लेकिन जिसके पास भी समय है, मैं ये चाहूंगा कि आप खुद से पूरा एक बार केस लॉ पढ़ो और देखो खुद से आप उसकी समरी को, क्रक्स को ढूंढ सकते हो क्या। क्योंकि हम लोग हमेशा एक केस लॉ पढ़ते हैं, केस लॉ में हमें ध्यान रखना है बहुत सारे इररिलेवेंट स्टफ भी होंगे, हमें हमारे क्रक्स को निकालना है कि इससे क्या लीगल इशू हमें सीखने को मिला, काफी जरूरी है। तो हमारे लिए क्या सीखने को मिला वो हमें निकालना होता है। आप धीरे धीरे वो लीगल इशू खुद से भी निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास समय है, 13 केस लॉस, ये ज्यादा तो है नहीं, तो आप खुद से उस केस को पढ़ के और अपने हिसाब से कंक्लूजन निकालो, फिर आप मेरा कंक्लूजन भी देख सकते हो। जिसका समय नहीं है, मजे से रहो मेरे साथ में, पूरा का पूरा हम ऑर्गेनाइज तरीके से लिख कर रैप अप कर लेंगे कि हर एक केस लॉ से हमारा टेक अवे क्या लीगल इशू क्या है। ठीक है ना? यहां पे चाहो तो आप एक 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, चाहो तो एक बार अमेंडमेंट शीट में से इंडेक्स से देखो कि आपको सारे के सारे अमेंडमेंट्स याद आ रहे हैं क्या। सारे अमेंडमेंट्स आपके टिप्स पे रहेंगे। वी आर डन विद ऑल द अमेंडमेंट्स, अब सिर्फ केस लॉस को डिस्कस करेंगे, विल बी डन विद एवरीथिंग। खूब खूब पढ़ो, खूब खूब आगे बढ़ो। सी यू इन 2 मिनट्स, बाय। चलिए यारों, आपका बहुत स्वागत है इस दूसरे शो में आईपीसी के अमेंडमेंट्स के लिए।
आईबीसी के अमेंडमेंट्स के अंदर हमने सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, अब हमें डिस्कस करने थे सारे के सारे केस लॉस। ठीक है गुंडे, आपको केस लॉस का हर केस लॉ के लिए मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से समरी बना रखी है, एंड कैसे डिस्कस करना है मैं आपको बता दूंगा, मजे से रहेंगे। मैंने ये किया है सप्लीमेंट के अंदर डायरेक्टली, हाउएवर हमारे नोट्स के अंदर भी नीचे जगह है, आप वहां पे भी हाईलाइट करके लिख सकते हो, द कंटेंट इज वर्ड टू वर्ड सेम। ठीक है, मैं यहां पे सप्लीमेंट के साथ में डिस्कस कर रहा हूं, आपके पास सप्लीमेंट है तो वो यूज कर सकते हो, और अगर मेरे नोट्स हैं तो मेरे नोट्स के अंदर भी अगर आप चाहोगे तो सेम कॉपी पेस्टेड कंटेंट है। बहुत ईजी है, पता भी नहीं चलेगा और खत्म हो जाएगा। सबसे पहला हमारा केस, इन द केस ऑफ रामकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड वर्सेस रविंद्र लूनकर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ एएसआई लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, अगेन सेम पॉइंट, हम बहुत सारे केसेस पढ़ चुके हैं, कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी विल प्रिवेल, सो दिस इज अनदर केस व्हिच प्रूव्स दैट कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी विल प्रिवेल। इसमें क्या लिखा है, इफ द सीओसी इंक्लूडिंग एफसी टू हुम मनी इज ड्यू फ्रॉम सीडी had undertaken repeated negotiation with the appellant with regard to the resolution plan and thereafter with a majority of 88.56% votes approved the final negotiated resolution plan of appellant which the RP in turn presented to NCLT for approval, unless the same was failing the test of provision of the code, especially 30 and 31 no interference was warranted, especially 30 subsection 2। तो इनके कहने का मतलब है, अगर कोई भी प्लान है जो प्रॉपर लॉ के हिसाब से सीओसी ने अप्रूव किया है, 66% का अप्रूवल मिला है और एनसीएलटी को मिला है, एनसीएलटी उस प्लान को रिजेक्ट नहीं कर सकता अनलेस वो 30-31 को वायलेट करता है, स्पेशली 30 सबसेक्शन 2 को वायलेट करता है। तो कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी विल प्रिवेल। इस केस में हमने कुछ नया सीखा नहीं, कुछ 13-14 केसेस हैं, आपको हार्डली 2-3 केस में कुछ नया सीखने को मिलेगा, बाकी सारे बहुत आसान केसेस है। एक केस है जो बहुत खास है, उस पर 4 मार्क करके पढ़ाऊंगा, बाकी सब बहुत आसान है। चलो दूसरा केस, शिवचरण एंड अदर्स वर्सेस एनसीएलटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सुनना क्या हुआ था, इसमें इशू था वेदर ईडी कैन अटैच प्रॉपर्टी ऑफ सीडी। क्या ईडी सीडी के प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकता है फॉर प्रायर ऑफेंसेस? प्रायर ऑफेंस क्या था, याद आ रहा है आपको, 32A कि एक बार सीआईआरपी हो चुका है, उसके बाद में सीडी के कोई भी एसेट्स प्रायर ऑफेंसेस के लायबल नहीं होते, कि एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका है, उसके बाद में पुराने कोई भी एक्ट के लिए सीडी या सीडी के एसेट्स लायबल नहीं होते, ये प्रोविजन कहता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या आया, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी अगर चाहे, डायरेक्टरेट अगर चाहे, तो क्या वो अटैच कर सकता है क्या प्रॉपर्टी ऑफ सीडी फॉर प्रायर ऑफेंस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान? तो क्या ईडी प्रायर ऑफेंस के लिए सीडी के एसेट्स को अटैच कर सकता है? क्या आपको समझ में आ रहा है झगड़ा किसका हुआ है? यहां से पीएमएलए आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और यहां से आईबीसी कि व्हाट विल प्रिवेल, क्योंकि आईबीसी का 32A कहता है कि किसी भी प्रायर एक्ट्स के लिए, प्रायर ऑफेंसेस के लिए रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, और ईडी यहां से आया कि पीएमएलए कहता है कि हम एसेट्स को सीज कर सकते हैं। तो क्या ईडी प्रायर ऑफेंस के एसेट्स को सीज कर सकता है क्या वंस रेजोल्यूशन प्लान इज पास? ऑब्वियस सी बात है, हम हमेशा पढ़ते हैं व्हाट विल प्रिवेल, आईबीसी विल प्रिवेल। 32A के हिसाब से हाईकोर्ट ने हेल्ड किया दैट वंस रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका है एंड देयर इज चेंज इन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट भी चेंज हो चुका है, ये 32A का कंडीशन होता है, एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका है एंड देयर इज चेंज इन मैनेजमेंट, द एसेट ऑफ सीडी आर नॉट लायबल फॉर प्रायर ऑफेंसेस, assets of CD are not liable for prior offenses। तो प्रायर ऑफेंसेस के लिए ईडी भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर पीएमएलए वर्सेस आईबीसी हुआ एंड आईबीसी प्रिवेल्स। काफी आसान। मैंने जो हमारे नोट्स हैं उसके अंदर प्रॉपर आपको जगह दे रखी है, ध्यान रखना, उसमें हर एक केस लॉ के बाद में माय एनालिसिस के लिए जगह है, वहां पे आप ये लिख सकते हो ठीक मजे से, और अगर आपका सप्लीमेंट का प्रिंट है तो आप कहीं भी लिख सकते हो, बट इसको प्रॉपर्ली लिख लेना है आपको ताकि आपके पास में रहे। चलिए उसके बाद में आता है केस नंबर 3, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस प्रभजीत सिंह सोनी जी। वेदर ट्रिब्यूनल कैन रिकॉल इट्स ओन ऑर्डर। ट्रिब्यूनल ने एक बार रिकॉल करने की कोशिश की, अपने ऑर्डर को कर सकता है। ध्यान रखना क्वेश्चन रिव्यू का नहीं है, रिव्यू अलग चीज होती है, रिकॉल। क्या ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है क्या? ये लीगल इशू था। इट हैज बीन हेल्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन एम्पावरिंग द ट्रिब्यूनल टू रिकॉल इट्स ऑर्डर, कि आईबीसी में कोई प्रोविजन तो नहीं है कि ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर रिकॉल कर सकता है, नहीं। द ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू रिकॉल इट्स ऑर्डर। आईबीसी में कोई प्रोविजन नहीं है रिकॉल करने का, फिर भी ट्रिब्यूनल के पास पावर है, वो रिकॉल कर सकता है। कैसे? सच पावर इज टू बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली एंड नॉट एज अ टूल टू रीहियर द मैटर। इसको स्पेरिंगली मतलब रेयरली,
कि ट्रिब्यूनल के पास ट्रिब्यूनल के रूल्स के हिसाब से एक इनहेरेंट पावर है कि वो अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है, बट इसको रेयरली यूज करना है, बार बार यूज नहीं करना है, सिर्फ पार्टीज को सुनने के लिए यूज नहीं करना है. ऑर्डिनरली एन एप्लीकेशन फॉर रिकॉल ऑफ एन ऑर्डर इज मेंटेनेबल ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स. हार्डली कुछ ग्राउंड्स पे रिकॉल किया जाता है, जैसे कि वेयर द ऑर्डर इज विदाउट जुरिस्डिक्शन. एनसीएलटी ने एक ऑर्डर पास कर दिया गलत जुरिस्डिक्शन का. वेयर द पार्टी अग्रीड विद द ऑर्डर इज नॉट सर्व द नोटिस ऑफ द प्रोसीडिंग. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से नहीं हुआ कि ऑर्डर पास कर दिया है और उनको नोटिस से नहीं मिला था, ऐसे केस में. या फिर ऑर्डर हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. कुछ फैक्ट्स का ही बहुत बड़ा मिस रिप्रेजेंटेशन किया था और ऑर्डर लिया है. ऐसे एरर वाले केस में रिकॉल किया जा सकता है. फिर रीसेंट डिसीजन आया है, यही इशू सेम केस लॉ चल रहा है. इन अ रीसेंट डिसीजन, आई एम सॉरी, इन अ रीसेंट डिसीजन, सेम केस चल रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस दिनकर में, सेम इशू पे, इट वाज हेल्ड दैट पावर ऑफ रिकॉल ऑफ अ जजमेंट कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन एनी प्रोसीजरल एरर इज कमिटेड. जो हमने कहा कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, नोटिस ही नहीं दिया सामने वाले को, मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑर्डर ले लिया है, ऐसा कुछ एरर हुआ है तो आप रिकॉल कर सकते हैं. It was observed that there may be other grounds for recall of a judgment, one of them being when fraud is played on the court in obtaining judgment, misrepresentation. फुद्दू बना के जजमेंट ले लिया आपसे. तो लीगल इशू आया था हमारे केस नंबर 3 में, whether tribunal can recall its own order. recall its own order आंसर का है कि वैसे आईबीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, फिर भी ट्रिब्यूनल के पास इनहेरेंट पावर है कि अगर कोई प्रोसीजरल मिस्टेक ही हो गया है पूरा, तो ट्रिब्यूनल कैन रिकॉल इट्स ओन ऑर्डर. जैसे कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं था और ऑर्डर पास कर दिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड से आपसे ऑर्डर ले लिया है, आपने सामने वाली पार्टी को नोटिस ही नहीं दिया और ऑर्डर पास कर दिया, कुछ ऐसा एरर हो गया है, तो ट्रिब्यूनल चाहे तो अपने खुद के ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है. इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं कि लीगल इशू को अच्छे से लिख दीजिए और नोट्स के कंटेंट में उसको अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए, ताकि इस केस को रिवाइज करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा ना लगे. लेट्स मूव ऑन टू केस नंबर 4. केस नंबर 4 बहुत आसान है. दिलीप बी जीवराज काजी, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे माफ करिएगा, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 95 to 100 वाज अपहेल्ड. सेक्शन 95 to 100 थोड़ा पार्ट 3 की तरफ जा रहे हैं हम लोग इंडिविजुअल्स की, तो उसमें 95 to 100 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था और यहां पे इट हैज बीन अपहेल्ड कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है. बिल्कुल ठीक है. और छोटी सी चीज इसमें और थी, रिपोर्ट ऑफ आईपी to adjudicating authority is recommendatory in nature on whether to accept or reject the application. में से 2 चीजें इसके अंदर कही गई. पहली चीज तो ये हो गया कि 95 to 100 कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं, इसका केस हुआ था, उन्होंने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल है. दूसरा, जब भी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी होती है तो पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक रिपोर्ट बना के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देता है, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस रिपोर्ट के बेस पर डिसाइड करती है कि इनका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करना है या नहीं. याद आ रहा है आपको? इंडिविजुअल के केस में जब एप्लीकेशन जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में, तो एप्लीकेशन के साथ में आईपी का एक रिपोर्ट आता है कि ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं. इस केस में ये डिस्कस हुआ था, ये जो आईपी का रिपोर्ट आता है ये मैंडेटरी है या ये रिकमेंडरी होता है, बस रिकमेंडेटरी. तो यहां पे इट वाज हेल्ड कि आईपी का रिपोर्ट इज रिकमेंडरी इन नेचर, कि रिकमेंडेटरी है कि जो डीआरटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल डिसाइड कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं. आईपी का जो रिपोर्ट आ रहा है वो सिर्फ एक रिकमेंडरी नेचर की तरह आ रहा है, रिकमेंडेटरी तरीके से आ रहा है. सिंपल. तो आईपी का रिपोर्ट जो है वो रिकमेंडेशन है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चाहेगा वो होगा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है या नहीं फॉर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी. और 95 to 100 आर सर्टेनली कॉन्स्टिट्यूशनल. फिर आता है आपका सुनील कुमार अग्रवाल वर्सेस न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ये एक अच्छा केस है, ये एक अच्छा केस है और ये सप्लीमेंट में 2 बार दे दिया है उन्होंने. घबराने की बात नहीं, हम इसको एक ही बार पढ़ेंगे, 6th सेकंड टाइम पे पढ़ेंगे. वो इंपॉर्टेंट है तो उसको एंड में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट केस मुझे लगता है वही है इस बार का. 6th केस श्री गुरु कंटेनर्स वर्सेस जितेंद्र पलांडे जी का केस है. फैक्चुअल केस था. क्या हुआ इस फैक्चुअल केस में? नो क्लेम्स वर फाइल्ड सो सीआरपी हैज फेल्ड. कोई क्लेम ही फाइल नहीं हुआ तो सीआरपी फेल हो गई. अब हुआ क्या इस केस में? पूरी की पूरी गलती आरप्रो की देने लगे कि आरप्रो के कारण ये हुआ है, आरप्रो के कारण हुआ है. आरप्रो के कारण क्या सीओसी कोऑपरेट नहीं कर रहा था? Blame cannot be only casted on IRPro. Creditors are also responsible for non-cooperation. CRP क्यों फेल हुआ? अरे हमने मंगवाया सबसे कि आप अपना क्लेम फाइल करो, क्लेम फाइल करो, क्लेम फाइल करो. कोई क्लेम ही फाइल नहीं कर रहा है. Nobody is filing the claim altogether. When nobody is filing the claim altogether, तो फिर CRP होगा कैसे? कोई क्रेडिटर का क्लेम ही नहीं आया. और इस केस में CRP फेल हो गया और पूरी गलती IRPro की लगाने लगा. IRPro बोले मैं क्या करूं, क्रेडिटर अगर क्लेम ही फाइल नहीं कर रहे. तो ये फैक्चुअल केस है, कोई लीगल इशू नहीं है. इस केस में सीआरपी फेल हुआ, पूरी गलती आईआरप्रो पे डाल रहे थे, तो ये कहा गया कोर्ट ने कि पूरी गलती आईआरप्रो की नहीं है, क्रेडिटर्स की भी गलती है. क्रेडिटर्स ने क्लेम फाइल नहीं की, क्रेडिटर्स ने कोऑपरेट नहीं किया.
बस फैक्चुअल केस है. केस नंबर 7, वल्लाल लार्सी वर्सेस शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग लिमिटेड एंड अदर्स. कुछ भी नहीं, कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी प्रिवेल्स. तो एग्जाम में अगर कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी के आपके पास कम से कम 15 से 20 केस है, कोई भी केस लिख सकते हो. अगर आपको क्वेश्चन आता है, जनरली कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कोई एक केस से मिलता जुलता होना चाहिए. पर अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो जनरल है, तो आप कोई भी केस का रेफरेंस देके लिख सकते हो. कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी प्रिवेल्स. Commercial wisdom of COC has been given paramount status without any judicial intervention for ensuring completion of the stated process within the timeline prescribed by IBC. Case or the interference would be warranted only when, कब interfere कर सकता है कोर्ट? Only when the adjudicating authority or appellate authority finds the decision of COC to be wholly capricious, arbitrary and irrational and outside the provision of statute or rule. अगर लॉ के बाहर है, आर्बिट्ररी है, पावर का मिसयूज हुआ है, तब हम कहीं इंटरवीन कर सकते हैं. बाकी नॉर्मल केस में इंटरवीन नहीं कर सकते. द कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी प्रिवेल्स. और एक पॉपुलर चीज जिसमें इंटरवीन कर सकते दैट इज 30 सबसेक्शन 2. इस केस में हम रोक सकते हैं, अदरवाइज रोक नहीं सकते. केस नंबर 3 बहुत इजी केस है भी. वेदर लीज विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल डेट और नॉट. तो इसमें झगड़ा हुआ था बहुत सारा. नोएडा वर्सेस आनंद सोनभद्रा केस. इस केस में क्या हुआ था, एक लीज थी, उस लीज को फाइनेंशियल लीज मानेंगे या नहीं, इसका झगड़ा था. ये एक और स्टार मार्क केस है. 2 स्टार मार्क केस समझते हैं हम अमंग द 13-14 केसेस. एक फाइनेंशियल लीज थी, एक लीज थी, उसको एफसी माना जाएगा या नहीं, इसका झगड़ा है. ठीक है, मुझे आप बताओ सोच के, लीज के अंदर कोई अमाउंट ड्यू है तो वो एफसी में आएगा या ओसी में आएगा? याद करो, आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल डेट, फाइनेंशियल डेट. वहां पे पढ़ा होगा इफ द लीज इज कैटेगराइज्ड एज अ फाइनेंस लीज तो वो आता है एफसी में. याद आ रहा है क्या? इफ द लीज इज कैटेगराइज्ड एज फाइनेंस लीज तो वो आता है एफसी में. अब यहां पे यही झगड़ा था कि ये जो लीज है, इस केस में लीज, ये फाइनेंशियल डेट में आएगा या नहीं आएगा. ऐसा बहुत अच्छे से पढ़ना. द लीज इन क्वेश्चन देयर हैज बीन नो डिस्बर्समेंट ऑफ एनी लोन. इस लीज के अंदर कोई लोन वगैरह का डिस्बर्समेंट नहीं हुआ है. और एनी सम बाय नोएडा टू लेसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पूरे इश्यू के अंदर, इस लीज में, जो ये लीज का क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया हुआ है. कोई जगह दी है, कोई प्रॉपर्टी दी है, कुछ चीज दी है यूज करने के लिए, नॉर्मल लीज है, पैसे का लेन देन नहीं हुआ है. ठीक है. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 5(8)(d), वही फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन, इज अ लीज और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट. इट इज नॉट एनी लीज और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट which would entitle the lesser to be treated as financial creditor. हर कोई लीज से लेसर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बनता है. There must be a lease or hire purchase which is deemed as a finance or capital lease. याद आ रहा है? अगर कोई भी लीज फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज है, तब हम उसको एफसी का दर्जा देते हैं. अगर कोई भी लीज फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज है तो उसको एफसी का दर्जा देते हैं. The legislator has contemplated the finance or capital lease which is deemed as such under the Indian accounting standard. सर चेक कैसे करेंगे कि फाइनेंस लीज है या नहीं है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से. तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर उसको फाइनेंस लीज बोलते हैं तो वो आ जाएगा एफसी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको फाइनेंस लीज, कैपिटल लीज नहीं बोलते हैं तो वो आ जाएगा ओसी में. The appellant is not financial lessor as per this code. तो इस केस में कंक्लूड कर दिया गया कि appellant अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल लीज नहीं है तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बनेगा. अभी एप्लीकेंट कहीं और से जाने लग गया. एक और पॉइंट पढ़ा है आपने, देयर इज अ 5(8)(f), बाद में आता है फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में, रेसिड्यूरी एंड विच कैच ऑल प्रोविजन, जो कहता है लीज विच इज नॉट अ फाइनेंशियल कैपिटल लीज अंडर दिस मे क्रिएट अ फाइनेंशियल डेट विद इन द मीनिंग ऑफ 5(8)(f इफ द टर्म्स ऑफ कोड कंक्लूड दैट इट इज अ ट्रांजैक्शन अंडर विच अमाउंट इज रेज्ड विच हैज द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग. फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में एक और पॉइंट है जो कहता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है विच हैज द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, तो वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा. तो अब ये फाइनेंस लीज तो हो नहीं पाए, तो ये उस पॉइंट के हिसाब से फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बन पाए. तो जो लेसर है वो दूसरे पॉइंट पे आया कि वी हैव द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग, तो हमको बना दो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर. कोर्ट ने बताया हटाओ. द लीज इन क्वेश्चन डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ 5(8)(f ऑल्सो. दिस इज फॉर द रीजन दैट लेसी हैज नॉट रेज्ड एनी मनी अंडर द लीज. लीज मतलब मैंने अगर आपको अपनी जमीन दी है यूज करने के लिए, भी लीज है, मैंने कुछ पैसा दिया है, तब वो फाइनेंस लीज हो जाती है कि हमने लोन हैज एनी कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग. लेकिन इस केस में किसी भी प्रकार का पैसा दिया हुआ नहीं है तो फाइनेंशियल लीज नहीं बनेगा. सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट एपेलेंट इज नॉट एफसी. ध्यान रखना इस केस में की चीज क्या है, ये पार्ट. क्या एक लीज फाइनेंशियल लीज होगी या नहीं होगी, क्या वो फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो इन्होंने कह दिया कि अगर वो लीज
फाइनेंशियल लीज होती है तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा, या फिर इफ द लीज हैज कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग तो एक दूसरे क्लॉज में फाइनेंशियल क्रेडिटर बन सकता है। लेकिन इन दोनों ही चीजों के लिए एक बेसिक चीज है कि वहां पर किसी प्रकार का मनी का लेन देन होना चाहिए कि मैंने आपको पैसे दिए इस बोरोइंग, नाम लीज का लगा रहा हूं बट पैसे दिए इस बोरोइंग, तब आएगा। अगर किसी प्रकार के पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, नो डिसबर्समेंट ऑफ एनी डेट, कोई लोन का लेन देन नहीं हुआ है, तो ना तो फाइनेंशियल लीज बनेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, ना ही कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर आने वाले हम लोग। तो ये दोनों चीजें कवर नहीं हो पाएगी। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। मजे में एकदम। तो ये अच्छा केस था, ध्यान रखना है कि अगर लीज में कोई भी लोन जैसा पैसा नहीं दिया हुआ है तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बन पाएगा। एक स्टार मार्क केस। बाई केस बहुत फुद्दू है। फिर सुनील कुमार अग्रवाल वर्सेस न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब आ जाता है ये खास केस। इसको एंड में डिस्कस करते हैं। सुनील कुमार अग्रवाल वाले केस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड में। इजी को 10th केस, एक छोटू सा केस आ गया। आशीष इस्पैट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रीमस पाइप्स एंड ट्यूब्स। क्या हुआ? NCLT held that when a withdrawal application under section 12 of the code is filed prior to constitution of COC। याद करो, withdrawal of application होता है 12A के अंदर कि अगर कभी भी हम ऐसा चाहते हैं कि हमें CIRP को विड्रॉ कर लेना है, CIRP को विड्रॉ कर लेना है, तो 12A के अंदर उसका पूरा प्रोसेस दे रखा है। 12A के अंदर उस प्रोसेस से आप CIRP को कर सकते हो विड्रॉ। अगर COC कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, इफ COC हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो फिर 90% का अप्रूवल चाहिए। लेकिन अगर COC कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है अभी तक, तो विदाउट 90% अप्रूवल तो विड्रॉल हो जाता है। बस यही केस कह रहे हैं। वेयर अ विड्रॉल एप्लीकेंट वैल्यू ऑफ द कोड इज फाइल्ड प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, द रिक्वायरमेंट ऑफ 90% वोट ऑफ COC इज नॉट एप्लीकेबल। 90% के वोट की बात 12A में तभी आती है जब COC कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, ये हमें ऑलरेडी पता है। फिर आता है एक और केस नंबर 11, JB केंसिंगटन बोलवर्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस NBCC। कुछ भी नहीं, अगेन सेम चीज, कमर्शियल विजडम ऑफ COC विल प्रिवेल। अब छोटी सी चीज और है, देयर इज नो प्रोहिबिशन इन द स्कीम ऑफ IBC एंड CIRP रेगुलेशन दैट COC कैन नॉट साइमल्टेनियसली consider and vote upon more than one resolution plan at the same time for electing one of the available plans। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि COC को सारे प्लान्स को साथ में कंसिडर नहीं कर सकता। अगर COC को 3 प्लान आए तो COC तीनों प्लान को साथ में कंसिडर करके साइमल्टेनियस वोटिंग कर सकता है, ये अलाउड है। COC कैन वोट अपॉन मल्टीपल रेजोल्यूशन प्लान एट द सेम टाइम, अलाउड है। बस ये रिक्वायरमेंट है कि जो प्लान को आप सक्सेसफुल बोलना चाहते हो उसको फिर 66% वोट मिलने चाहिए। तो क्या COC 2, 3, 4 प्लान्स को साथ में वोटिंग पे लगा सकता है? द आंसर इज यस, लगा सकता है। तो केस नंबर 11 ऑल्सो हैज नथिंग। इस केस के एक पार्ट ने तो बस बोला कि कमर्शियल विजडम ऑफ COC प्रिवेल्स, और एक केस के पार्ट ने कह दिया कि COC चाहे तो मल्टीपल रेजोल्यूशन प्लान्स को साथ में एट वोटिंग भी रख सकता है। हमें ऑलरेडी पता है सब कुछ, तो कुछ खास नहीं था। मैंने आपको कहा कि सारे केसेस बहुत ज्यादा आसान है। फिर एक केस आता है आपका 12, 13 और 14, बस यही केसेस है, खत्म हो गया। 12th केस, ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान of a CD undergoing CIRP does not per se operate as a discharge to its surety guarantor of their liability under the contract of guarantee। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है केस, हमने ऑलरेडी पता है हमें प्रोविजन, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि सप्लीमेंट में दिया है। कभी भी अगर एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है, इसका यह मतलब कदापि नहीं है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है दैट जो गारंटर्स है हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया है। गारंटर्स की लायबिलिटी, सीडी की लायबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन गारंटर्स की लायबिलिटी उसके बाद भी रहती है। तो एक CIRP होने के बाद भी जो सीडी के गारंटर्स हैं उनकी लायबिलिटी रहती है। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि गारंटर्स डिस्चार्ज हो चुके हैं। सीडी डिस्चार्ज हो चुका है लेकिन गारंटर्स डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। गारंटर्स, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने पे गारंटर्स डिस्चार्ज नहीं होते हैं। तो अगर मैं क्रेडिटर हूं, जितना पैसा मैं सीडी से रिसीव कर पाया उतना सीडी से रिसीव करूंगा। जो पैसा मैं सीडी से रिसीव नहीं कर पाया वो मैं गारंटर से रिसीव कर सकता हूं इवन आफ्टर CIRP। तो गारंटर्स डिस्चार्ज नहीं होते हैं इवन ऑन अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, सीडी डिस्चार्ज हो जाता है। चलो फिर आता है 13th, घनश्याम मिश्रा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडेलविस ARC एंड अदर्स। ये छोटी सी बात बोलते हैं, हमें ऑलरेडी पता है वापस ये बात भी कि एक अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान इज आल्सो बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे भी बाइंडिंग होता है, गवर्नमेंट भी बाद में पुराने पैसे मांगने नहीं आ सकती है। एक अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान इज बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट। एक अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान एक बार फाइल हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, NCLT ने भी अप्रूवल दे दिया है। अब जो क्लेम्स आने थे आ गए, जो प्लेन्स आए एक्सेप्ट हुए, फाइनल हो गए,
जो क्लेम्स नहीं आए रिलिंक्विश हो गए, कुछ नहीं कर सकते. एन अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान इज बाइंडिंग अपॉन सीडी, एम्प्लॉय, मेंबर, क्रेडिटर, इवन गवर्नमेंट. एक अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान सब पे बाइंडिंग है. जो व्यक्ति क्लेम सबमिट नहीं कर पाया गया, वो कुछ भी नहीं कर सकता एक बार प्लान अप्रूव होने के बाद. पता है हमको ऑलरेडी. दो ही चीजें जो इस केस में अच्छी पड़ी हमने, एक तो नोएडा वाला केस, फाइनेंशियल लीज वाला अच्छा पॉइंट हो गया, और एक मैं आपको जो एक और केस पढ़ाऊंगा वो अच्छा है. उसके पहले आखिरी केस यहां पे, द नेम ऑफ द केस इज वी बिल्ड फाइन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी मुंबई. ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ फैक्चुअल चीज है कि केस के अंदर क्या हुआ था. नेम ऑफ द कंपनी वॉज स्ट्राइक ऑफ, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया था. अपील फॉर रिस्टोरेशन वॉज फाइल्ड एंड द नेम वॉज रिस्टोर्ड बाय एनसीएलटी विद अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ 5 लाख. कंपनी का सीआईआरपी, कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ हो चुका है, रिस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन आई, अलाउ कर दिया एप्लीकेशन, 5 लाख के ह्यूज कॉस्ट के साथ अलाउ कर दी कि रिस्टोर कर देते हैं. तो वो एंटिटी गई अपील में, कोर्ट, द कॉस्ट वॉज चैलेंज इन एनसीएलटी, एनसीएलटी के पास गए कि 5 लाख का कॉस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो आप रिस्टोरेशन के लिए. अब एनसीएलटी ने देखा कि यार 5 लाख का कॉस्ट तो अनरीजनेबल है, और एनसीएलटी ने कोई रीजन भी नहीं दिया 5 लाख क्यों है. दूसरा, रिस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 इयर्स, ये तो इन्होंने 4 साल के बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया. तो एनसीएलटी ने देखा कोर्ट का ऑर्डर, एनसीएलटी का ऑर्डर, उसमें दो बड़े प्रॉब्लम दिखे. एक तो ये 5 लाख के कॉस्ट का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और 4 साल के बाद फाइल किए हुए एप्लीकेशन पे रिस्टोर कर दिया है. तो एनसीएलटी ने कहा कुछ तो गड़बड़ है. एनसीएलटी ने इस ऑर्डर को सेट असाइड किया, वापस एनसीएलटी के पास भेजा कि एक फ्रेश ऑर्डर पास करो. ना तो आपने 5 लाख का रीजनिंग दे रखा है, और ना ही आपने ये 4 साल बाद एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, इसका कोई रीजनिंग दे रखा है. तो एनसीएलटी ने इस ऑर्डर को सेट असाइड किया और वापस एनसीएलटी के पास भेज दिया. इट्स अनदर फैक्चुअल ओरिएंटेड केस. यहां पर हमारे एक केस को छोड़ देता हूं मैं, बहुत ही प्यारा केस है. उस एक केस को छोड़ के आपकी सब चीजें कंप्लीट हो चुकी है. आपने मजेदार तरीके से क्या करना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने ये लिखा ना, ये एंश्योर करो कि आप साथ में लिख लो. ये फाइल भी मैं आपको दूंगा, आप मजे से आप आपकी एक ही फाइल में आईबीसी का अमेंडमेंट डाल के वहीं पे लिख दो, या कहीं पे भी अच्छे से लिख लो, ताकि जब भी आपको रिवाइज करना होगा इन नो टाइम यू आर एबल टू रिवाइज इट अप. एंड एज आई सेड, जिस व्यक्ति के पास समय है, जिस व्यक्ति का समय है, उसने तो क्या करना चाहिए, खुद से टेक अवे निकालने की कोशिश करनी चाहिए. पर जिसके पास समय नहीं है, आई एम एंश्योर कि मैं पूरे टेक अवेज दे दूं. आईबीसी के अमेंडमेंट्स कभी भी आपको ट्रबल नहीं कर पाएंगे, ये मैं हमेशा से कहता आया हूं. तो इस बार भी आपको ट्रबल नहीं कर पाएंगे. ओके, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम ड्यूरिंग दीज अमेंडमेंट्स. एंजॉय योरसेल्फ, खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो. वो जो एक केस डिस्कस करना है वो बस अभी मैं डिस्कस करता हूं. देयर इज समथिंग गोइंग आउटसाइड द डोर, आई नीड टू हैंडल दैट. मैं एक बार उसको हैंडल करता हूं, फिर वो केस डिस्कस करते हैं. दैट्स अ वंडरफुल केस. उसको छोड़ के बाकी एवरीथिंग एल्स इज डन. खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो. बाय बाय. हेलो पीपल, आई होप आप लोग एकदम मजे में हैं, और आप लोगों ने अभी तक के जो सारे केस लॉज हैं वो बहुत प्रेम पूर्वक आप लोगों ने देख लिए. ये एक जो आखिरी केस था जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, आप ऐसे मत देखो मुझको यार है ना. आप लोग भोजन कर सकते हो, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे ऐसा. और तो हमारा अमेंडमेंट लेक्चर सुबह थोड़ा स्थगित हो गया था किसी कारण से, वो भी कंटिन्यू हो रहा है, 5 मिनट का है. मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है बाद में. ठीक है, आप बच्चे अच्छे से केस समझना. लास्ट केस है, प्रेम से समझने की कोशिश करो. द केस इज सुनील कुमार अग्रवाल वर्सेस न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक है, इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एंड आई बिलीव इस केस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन भी सकता है. तो बहुत प्रेम से इस केस को समझने की कोशिश करना. पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं. बैकग्राउंड इतना सा था, याद करो सेक्शन नंबर 14 मॉरेटोरियम. सेक्शन नंबर 14 मॉरेटोरियम ये बताता है कि आप एक बार सीआरपी इनिशिएट हो चुका है, उसके बाद में कुछ चीजें नहीं कर सकते. तो हम वहां पे ए, बी, सी और डी 4 चीजें स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करते हैं, चीजें नहीं कर सकते. उसमें डी में आता है कि जो लेसर है या ओनर है वो अपनी प्रेमाइस का पोजेशन वापस ले नहीं सकता. उसके बाद में हम और चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि एसेंशियल्स अगर आपके हैं तो एसेंशियल्स का भी कनेक्शन कट नहीं हो सकता. आपका कोई लाइसेंस या परमिट है तो वो भी आपका बीच में कट नहीं हो सकता. याद आ रहा है. फिर हमने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि आपके एसेंशियल्स कट नहीं हो सकते, हाउएवर आपको उन एसेंशियल्स के लिए पेमेंट करना पड़ेगा. पेमेंट करोगे तो एसेंशियल्स कट नहीं होंगे. सेम गोस फॉर लाइसेंस परमिट, कि आप उसके लिए पे करेंगे तो लाइसेंस परमिट कट नहीं होंगे. इस केस में लीगल इशू ये है, क्या ये रूल लीज, लेसर, रेंट पे भी अप्लाई करता है क्या. द लीगल इशू इन दिस केस इज कि क्या ये जो रूल मैंने आपको बताया कि ये क्या लेसर के लिए भी अप्लाई करेगा क्या, कि अगर 1 मिनट 2 मिनट बस, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए बस.
ये रूल लेसर के ऊपर अप्लाई करेगा क्या कि अगर लीज रेंटल पे नहीं किया है तो क्या वो ओनर पोजीशन लेके जा सकता है क्या? एंड इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट, देखना अच्छे से यहां पे, द सिमिलर ग्रांट और राइट has to be read in respect of the license permit registration quota, but it cannot be read as premium amount or lease rent which has been so ordered by NCLT to be paid by appellant to respondent. तो ये जो पेमेंट वाला रूल है ये इस लीज और रेंट के लिए अप्लाई नहीं होता है. तो आप ये मत समझना कि लीज और रेंट पेमेंट करेंगे तभी कैंसिल नहीं हो सकते. लीज और रेंट में रूल ये हो गया है कि अगर आपने पेमेंट नहीं भी किया है तो भी ओनर और लेसर उसका पोजीशन लेके नहीं जा सकता. तो इस केस में लीगल इशू यही था यार दैट जो पेमेंट का रिक्वायरमेंट हमारे लाइसेंस में या एसेंशियल्स में है, क्या ये रिक्वायरमेंट हमारे लिए रहेगा क्या इस कंडीशन में लीज के लिए? तो द आंसर टू दैट इज नहीं. ये पे करना पड़ेगा एसेंशियल्स में, लाइसेंस के केस में, लेकिन ओनरशिप और लीज के अंदर आपका पेमेंट इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट. पेमेंट नहीं भी किया है तो भी ओनर प्रॉपर्टी लेके नहीं जा सकता ड्यूरिंग सीआईआर. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये एक अहम केस हो गया. बाकी सारे केसेस काफी आसान थे. आई होप अमेंडमेंट्स बहुत तूफान तरीके से हो गए. थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइस वेरी सून. बाय बाय.